गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन में 2020 तक का पेपर हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हमने 2 सेशन प्लान किए हैं, जिसमें अभी हम डिस्कस करेंगे ईएससी 2021 का पेपर और इवनिंग 6:30 लाइव में हम डिस्कस करेंगे ईएससी 2022 का पेपर। तो आज हम 2022 तक के पेपर कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद 2 ही पेपर इसमें और रहेंगे, 2023 और 24 का। तो काफ़ी क्वेश्चन तो हमारे यहाँ पर भी कवर हो जाएंगे जो यूपीपीएससी एई में कॉमन सब्जेक्ट्स हैं, और वैरायटी भी काफ़ी कवर हो जाएगी, किस तरह क्वेश्चन आए हुए हैं। ओके, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं ईएससी 2021 का पेपर। सबसे पहला क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग। अब अगर आप इंजीनियरिंग सर्विसेज का सिलेबस देखो तो आप कहोगे सर ये टॉपिक किस में आएगा। इंजीनियरिंग सर्विसेज में करंट अफेयर का पार्ट ये है नहीं, एनवायरनमेंट ये है नहीं, आईसीटी ये कि ईएससी वाले स्टूडेंट कह सकते हैं कि सर ये ईएससी के सिलेबस में आखिर किस टॉपिक का पार्ट है। ये एनवायरनमेंट भी नहीं है, करंट अफेयर भी नहीं है, आईसीटी भी नहीं है। तो जैसा कि मैंने बताया था, सिलेबस जो भी बनाए पर क्वेश्चन पूछने वाला उतना स्पेसिफिक फॉलो करता नहीं है। जैसे इंजीनियरिंग सर्विसेज में कह रखा है कि हर टॉपिक से हम 5 से 15% के बीच पूछेंगे, उस वेटेज को भी कई बार वायलेट कर चुके हैं। जो सिलेबस दिया है उसके अलावा भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे स्पोर्ट के ऊपर भी क्वेश्चन इंजीनियरिंग सर्विसेज में आया हुआ है, और यूपीपीएससी एई के लिए भी जो कॉमन सब्जेक्ट्स यहाँ से उठाए गए हैं वो क्वेश्चन बन सकते हैं। ये बेसिकली जनरल साइंस का क्वेश्चन है, वो मान के चल रहा है कि इंजीनियर्स को ये आता होगा। ये बेसिक जनरल क्वेश्चन है कि लगभग लोगों को पता होगा। इसमें ऑप्शन भी मैं अभी नहीं दे रहा हूँ, पहले आप इसमें 1-2 को तो मैच करके बताओ। ऑप्शन भी नहीं दे रहे हैं, पहले आप 1-2 को मैच करके बताइए कि कौन किससे। एक आध तो पता होगा, एक आध तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि सभी को आइडिया होगा। बोलिए, कल भी मैंने चर्चा की थी, कल भी एक क्वेश्चन में बताया था मैंने, एक हिंट तो वहीं से मिल जाएगा। बिल्कुल ठीक है रिजवान, कुछ पता हो ना पता हो, ये जरूर मालूम है कि एल्बर्ट आइंस्टीन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से कनेक्ट है। एल्बर्ट आइंस्टीन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से कनेक्ट है। दूसरा हम कैसे आइडिया लगा सकते हैं, जूल। जूल तो आप एनर्जी वगैरह में यूनिट भी पढ़ते हो, तो एनर्जी वगैरह कहीं ऑप्शन हो, वर्क कहीं ऑप्शन हो, वर्क की डेफिनेशन भी आप इस तरह से बनाते हैं। तो जूल जो है, कहीं एनर्जी, वर्क, ऐसा कहीं कोई टर्म हीट ऐसा कुछ आ रहा हो, तो जूल का वर्क हीट रिलेटेड कुछ था, एनर्जी वर्क ऐसा कुछ। तो एक ही ऑप्शन है फोर्थ वाला, जूल का जो काम है एनर्जी, वर्क, हीट, इलेक्ट्रिक पावर, इसी से रिलेटेड है। तो ये 2 जनरली सबको पता होंगे, बी का 4 और डी का 2। इसके अकॉर्डिंग पहले देखें एलिमिनेट कर पाते हैं कि नहीं। बी का 4, डी का 2, तो बी का 4, डी का 2 इन दोनों ऑप्शन में आ रहा है। इतने से भी बात नहीं बनेगी, अब अगले पे दिमाग लगाएं। बी का 4, डी का 2। अब आ जाते हैं प्लैंक पर। एक वर्ड आप पढ़ते थे, प्लैंक कांस्टेंट। प्लैंक कांस्टेंट सबने पढ़ा हुआ है। प्लैंक कांस्टेंट कुछ फोटोन वोटोन की बात होती थी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, फोटोन, ऐसी कुछ बात होती थी प्लैंक कांस्टेंट की जब बात करते थे। तो फोटोन कहीं ना कहीं लाइट से रिलेटेड चीज है, कहीं ना कहीं हम लाइट से कनेक्ट कर रहे हैं। तो एनर्जी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइट, मैक्स प्लैंक, इससे कनेक्टेड है। रफली ऐसे ध्यान आ सकता है एग्जाम में, किसी को सीधे सीधे याद ना भी हो कि फोटोन के बारे में क्या था, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाले में प्लैंक का कुछ भी याद ना आए, प्लैंक कांस्टेंट एक वर्ड ध्यान आएगा, फोटोन रिलेटेड कुछ काम था उनका। फोटोन लाइट से संबंधित बात है, लाइट पार्टिकल से रिलेटेड बात है। तो सी का हो गया 3, और थॉमसन हो गया मैकेनिकल वर्क कन्वर्जन इनटू हीट, ये बनेगा। तो सी वाले का 3।
सी का 3, तो ऑप्शन हमारा बनेगा बी फॉर बॉम्बे। अब ये जनरल साइंस का क्वेश्चन है, इंजीनियरिंग सर्विसेज के सिलेबस में नहीं भी है ये टॉपिक, तो भी जनरल साइंस से वहां भी पूछ दिया। यूपीपीएससी यही भी क्यों नहीं पूछ सकता जनरल साइंस, इंजीनियर से ये एक्सपेक्टेड है, बेसिक चीजें हैं। ठीक है, समझ आ गया ना। आइंस्टीन थ्योरी रिलेटिविटी तो सबको पता है, इसमें कोई गलत नहीं करेगा, पर दो ऑप्शन उसके बाद भी अटक गए, 2 ऑप्शन में अटक गए तो फिर और जानकारी चाहिए। कुछ क्वेश्चन एलिमिनेशन से बन जाते हैं। यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम यूएनईपी के हिसाब से मेजर एयर पॉल्यूटेंट्स के नाम बताइए। सीधा सीधा कॉपी की लाइन है। मेजर एयर पॉल्यूटेंट्स कौन कौन हैं, हवा में ज्यादा खतरनाक एयर पॉल्यूटेंट्स, नुकसान करने वाले कौन कौन हैं। मैंने आपको बताया था CO2 तो एटमॉस्फेयर में पहले से भी है, ये कोई मेजर एयर पॉल्यूटेंट नहीं माना जाता, पर ग्रीन हाउस गैस है, ग्लोबल वार्मिंग तो ये कराता है। ठीक, तो CO2 मेजर एयर पॉल्यूटेंट नहीं है, पर मेजर ग्रीन हाउस गैस है, तो CO2 तो नहीं हो सकता था, ऑप्शन में भी नहीं दिया। सल्फर डाइऑक्साइड ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है, पर ये मेजर एयर पॉल्यूटेंट है, ये भी हमने डिटेल में बताया हुआ एनवायरमेंट में भी। ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है, ग्लोबल वार्मिंग इसका रोल नहीं है, पर ये मेजर एयर पॉल्यूटेंट है। ओजोन कल भी आया था, म्यूकस मेम्ब्रेन को अफेक्ट करता है, लंग्स को अफेक्ट करता है, ट्रोपोस्फेरिक ओजोन टॉक्सिक नेचर की, कल भी पढ़े थे। कार्बन मोनोऑक्साइड ये भी मेजर एयर पॉल्यूटेंट है, NO2 के बारे में भी कल चर्चा की थी। नाइट्रोजन ऑक्साइड जो होते हैं वो ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन डिप्लीशन, एयर पॉल्यूशन तीनों में रोल प्ले करते हैं, तो चारों ही एयर पॉल्यूटेंट हैं। यूएनईपी की बात करे या ना करे, एयर मेजर एयर पॉल्यूटेंट कौन है, कुछ भी लिखे ना लिखे, मेजर एयर पॉल्यूटेंट पूछ दिया तो चारों ही मेजर एयर पॉल्यूटेंट हैं। अगर यहाँ CO2 भी लिख देता तो CO2 कोई मेजर एयर पॉल्यूटेंट नहीं है, उसका मेन रोल है ग्लोबल वार्मिंग के अंदर, उसका मेन रोल है ग्लोबल वार्मिंग में। तो 1 2 3 4 एक मैंने पढ़ाया भी था, जो मेजर एयर पॉल्यूटेंट हैं एयर क्वालिटी इंडेक्स में उनको मेजर किया जाता है। एयर क्वालिटी इंडेक्स जो मैंने बताया था उसमें 8 एयर पॉल्यूटेंट लिए जाते हैं, उसमें भी CO2 और मीथेन कंसीडर नहीं होते, क्योंकि एयर पॉल्यूटेंट की जब बात करोगे तो एयर पॉल्यूशन आपकी हेल्थ को नुकसान जो कर रहा है उसको कंसीडर करेंगे, तब हमारा ग्लोबल वार्मिंग से मतलब नहीं है। तो ग्लोबल वार्मिंग की जब बात आएगी तब हम ग्रीन हाउस गैस पे दिमाग लगाएं। जब एयर पॉल्यूशन की बात कर रहा है तो हेल्थ को अफेक्ट कौन कर रहा है, जैसे PM2.5, PM10, ठीक है, सल्फर ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन, ये सब हेल्थ को अफेक्ट करने वाले हैं। लेड है, मरकरी है, ये सब। पर CO2 मीथेन ग्रीन हाउस गैस तो है, एयर पॉल्यूशन तो करते हैं, पर ये CO2 और मीथेन ग्लोबल वार्मिंग तो करते हैं, ग्रीन हाउस गैस तो है, पर वो मेजर एयर पॉल्यूटेंट में कंसीडर नहीं किए जाते। इसलिए एयर क्वालिटी इंडेक्स मेजरमेंट में भी CO2 और मीथेन को नहीं लेते, बाकी 8 पॉल्यूटेंट लिए जाते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन। तो चारों हो गए इसमें, तो एयर पॉल्यूटेंट में चारों सही है, 1 2 3 4 ऑल करेक्ट। इनमें से किसको सॉरी इसमें से किसको कहते हैं सॉफ्ट कोल। कोल के टाइप्स मैंने एनवायरनमेंट में भी, ज्योग्राफी में भी कई बार पढ़ाए हुए हैं, कई बार पढ़ाया हुआ है मैंने कोल के टाइप्स। कोल एक फॉसिल फ्यूल है, कोल एक फॉसिल फ्यूल है। फॉसिल फ्यूल क्या होते हैं, ऑर्गेनिक चीजें, प्लांट, एनिमल, ऑर्गेनिक चीजें जब वो डेड हो जाती हैं, जमीन में दब जाती हैं, क्योंकि इसके अंदर ऑर्गेनिक कंटेंट है, कार्बन है, जमीन में दबने के बाद हजारों साल में टेम्परेचर प्रेशर पड़ने पर जमीन के नीचे ये बन जाते हैं फॉसिल फ्यूल। ऑर्गेनिक मैटर जमीन में दब गया, हजारों साल में टेम्परेचर प्रेशर के कारण वो कन्वर्ट होते हैं फॉसिल फ्यूल में। फॉसिल फ्यूल के एग्जाम्पल कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस। कोल बेड मीथेन, जहां से कोयला निकालते हैं वहां से मीथेन गैस भी आती है, जिसको हम कोल बेड मीथेन कहते हैं, और मीथेन है तो मेनली नेचुरल गैस है। उसके अलावा शेल गैस, ये सभी फॉसिल फ्यूल में आते हैं, जो पाए जाते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स के अंदर। फॉसिल फ्यूल पाए जाते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स के अंदर। सेडिमेंट्री का मतलब है अवसादी चट्टानें। सेडिमेंट्री रॉक के उदाहरण हैं जैसे कि लाइमस्टोन, सैंडस्टोन और शेल रॉक्स, ये सभी हैं सेडिमेंट्री रॉक्स। डिजास्टर मैनेजमेंट में भी हमने पढ़ाया हुआ है इसके बारे में। ठीक, तो कोल खुद भी एक फॉसिल फ्यूल है, सेडिमेंट्री रॉक में पाया जाता है। कोल के कुछ टाइप हैं। अब कोल के अंदर होता क्या क्या है, कोल मेनली कंटेन्स
मेनली कंटेन्स, कोल के अंदर आपको मिलेगा कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फॉस्फोरस, ऐश कंटेंट और मॉइस्चर। कोल के अंदर ये सारी चीजें आपको मिलेंगी, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फॉस्फोरस, ऐश कंटेंट एंड मॉइस्चर कंटेंट। तो कोल को जब बर्न करेंगे तो कोल क्या चीजें कंटेन करता है, उससे हमें अंदाजा लग जाएगा कि कोल को जब बर्न करेंगे तो कोल बर्निंग से एमिशन जो आएगा, कोल को बर्न करने पर एमिशन जो आएगा, CO आएगा, CO2 आएगा, NOx आएगा, SOx आएगा, क्योंकि ये चीजें कोल के अंदर ऑलरेडी है। CO है, CO2 है, NOx है, SOx है, फ्लाई ऐश। थर्मल पावर प्लांट वगैरह भी जहाँ कोयला आप बर्न कर रहे हैं तो फ्लाई ऐश हवा में आती है। अब फ्लाई ऐश अगर हवा में आएगी तो पॉल्यूशन को बढ़ाएगी। हम इस फ्लाई ऐश को पोर्टलैंड सीमेंट के साथ मिक्स करके कंस्ट्रक्शन में यूज कर सकते हैं। फ्लाई ऐश भी एक इन्वायरमेंटल इशू है, मेजर कंसर्न है। तो फ्लाई ऐश हवा में आएगा, हम उसको एयर में ऐसे मिक्स ना होने दें, कलेक्ट कर लें और पोर्टलैंड सीमेंट के साथ मिक्स करके कंस्ट्रक्शन में यूज कर लें। उसके अलावा जो कार्बन पार्टिकल नहीं जलेंगे, अनबर्न रहेंगे, सूट पार्टिकल उनको कहते हैं। अनबर्न्ड कार्बन जो होती है उसको सूट कहते हैं। अनबर्न्ड कार्बन, जो कार्बन पार्टिकल जलेगा नहीं, उसको सूट कहा जाता है। ये भी दो प्रकार की होती है, ब्लैक कार्बन, ब्राउन कार्बन। ये भी दो प्रकार की है, ब्लैक कार्बन, ब्राउन कार्बन। तो कोई ऐसी चीज आप जला रहे हैं जिसकी कैलोरीफिक वैल्यू ज्यादा है, अच्छा जलता है, वो ब्लैक कार्बन देगा। लकड़ी वकड़ी जलाएंगे, गाय का गोबर, काउ डंग जलाएंगे, वो थोड़ा सा कैलोरीफिक वैल्यू कम है तो ब्राउन कार्बन देगा, सूट पार्टिकल। तो अल्टीमेट मतलब ये है कि कोल के अंदर होता क्या है, जलाने पर क्या मिलेगा, ये सारी बातें। कोल खुद एक फॉसिल फ्यूल है। अब हम कह रहे हैं कोल के टाइप्स क्या हैं। देखो, कोल के वैसे होते हैं 3 टाइप। चौथे वाले को भी आप कोल का टाइप कहीं कहीं कह देते हैं, पर वो सही मायने में कोल है नहीं। टाइप्स ऑफ कोल। कोल की क्वालिटी डिपेंड्स ऑन कार्बन परसेंटेज। कोल क्वालिटी डिपेंड्स ऑन कार्बन परसेंटेज। कोल की क्वालिटी कैसी होगी, वो कार्बन परसेंटेज पर डिपेंड करेगा। कार्बन परसेंटेज पर डिपेंड करेगा तो एक होता है एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट ये लगभग 95% से 97% कार्बन कंटेन करता है, 95-97% तक कार्बन कंटेन करता है। ये इंडिया में ज्यादा नहीं है। एंथ्रासाइट आपको ज्यादा मिलेगा एप्लेशियन माउंटेन, नॉर्थ अमेरिका, यूएसए। एप्लेशियन माउंटेन का क्षेत्र है यूएसए में, वहां ये ज्यादा मिलेगा और ये बहुत हार्ड होता है। क्लीन कोल होता है पर हार्ड होता है। इसको जलाओगे तो ब्लू फ्लेम देगा। पूरी दुनिया में जितना कोयला है, एंथ्रासाइट जो है 1% से भी कम है। पूरी दुनिया में जितना कोयला है, एंथ्रासाइट 1% से भी कम है। और उसमें भी सबसे ज्यादा एप्लेशियन माउंटेन यूएसए में पाया जाता है, नॉर्थ अमेरिका में, यूएसए में पाया जाता है। उसके अलावा कुछ रिजर्व साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में भी है। इंडिया में ये ज्यादा नहीं है। इंडिया में आपको ये लद्दाख और कश्मीर के कुछ हिस्से में मिलता है। इंडिया के पास ज्यादा नहीं है एंथ्रासाइट, ये आपको लद्दाख और कश्मीर के कुछ हिस्से में मिल जाएगा। ये हमने एनवायरमेंट, ज्योग्राफी, इन सब जगह कराया हुआ है। दूसरे नंबर का जो कोल है वो है बिटुमिनस, लगभग 85% कार्बन। दूसरे नंबर पे आता है बिटुमिनस, लगभग 85% के आसपास कार्बन होता है ये, 85% कार्बन। इंडिया के पास ज्यादा जो कोयला है ये बिटुमिनस है। झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, ये सब जो कोयला हमारे पास बेसिकली, हमारे पास मेनली बिटुमिनस टाइप है, ये वाला। ये इंडिया के पास अच्छा खासा है। और सॉरी, तीसरे नंबर पे है लिग्नाइट। तमिलनाडु में, राजस्थान में कुछ जगह वहां मिलता है लिग्नाइट, जो लगभग 65% कार्बन है। अब कार्बन कंटेंट कम होता जाएगा तो ऐसे कोयले को जलाओगे तो पॉल्यूशन ज्यादा देगा। थर्मल पावर प्लांट में अगर लिग्नाइट कोल इस्तेमाल करेंगे तो उतना क्लीन कोल नहीं है, पॉल्यूशन ज्यादा देगा। फिर चौथे वाले को कोल कह देते हो, पर कोल कहना ठीक नहीं है। रॉ फॉर्म में जब कोयला बन रहा होता है तब उसको पीट कहते हैं। तो अभी कोल पूरी तरह से बना नहीं है, रॉ फॉर्म में जो मटेरियल बनता है उसको पीट कहते हैं। लगभग 25-30% कार्बन होता है, तो अभी ये कोल पूरी तरह से बना नहीं। तो कहीं कहीं पीट को कोल मानते हैं, कहीं कहीं कोल क्वालिटी में इसको कोल के टाइप में नहीं रखते, क्योंकि रॉ फॉर्म में जब बन रहा होता है तब उसको हम पीट कहते हैं। 25-30% लगभग कार्बन होता है। ठीक है, गाँव में लोग
कुकिंग वगैरह में जलाते हैं, कई बार इसको यूज़ कर लेते हैं, पर ये उतना अच्छा नहीं, ये तो रॉ फॉर्म में अभी पूरी तरह से बनना है इसको। तो सॉफ्ट कोल कौन सा होगा? सॉफ्ट कोल कौन सा होगा? बिटुमिनस। सवाल हमारा ये था, सॉफ्ट कोल कौन सा है? बिटुमिनस। क्योंकि कोल बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए। ग्रीन हाउस गैस सबसे ज्यादा कहाँ से रिलीज होती है, किस सेक्टर से? थर्मल पावर प्लांट। इन्वायरमेंट को बहुत ज्यादा जो अफेक्ट कर रहा है, थर्मल पावर प्लांट। ग्रीन हाउस गैस एमिशन में भी क्वेश्चन आता है, कौन सा सेक्टर सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है ग्रीन हाउस गैस एमिशन? आप आंसर करेंगे थर्मल पावर प्लांट, एनर्जी सेक्टर। ये क्वेश्चन है एनवायरमेंट का ही, बायोडाइवर्सिटी का। बायोडाइवर्सिटी के बारे में क्या सही नहीं है? नॉट करेक्ट। आप पहले देखिए, अगर एनवायरमेंट किसी ने पढ़ रखा है, चैप्टर 2 भी, चैप्टर 2 भी अगर किसी ने पढ़ा हुआ है, अल्फा बीटा गामा वगैरह बताया हुआ है, बट देखो कुछ दिमाग में आ रहा है? नॉट करेक्ट बताना है, ध्यान रखें, गलत स्टेटमेंट ढूंढना है हमें इसमें। सॉरी। देखो, बायोडाइवर्सिटी शब्द का क्या मतलब? बायो का मतलब लाइफ, डाइवर्सिटी मतलब वैरायटी, वेरिएशन। बायो का मतलब लाइफ, डाइवर्सिटी का मतलब वेरिएशन, वैरायटी। अलग अलग प्रकार के जीव जंतुओं का पाया जाना, दैट इज बायोडाइवर्सिटी। हिंदी में जैव विविधता। जैव विविधता मतलब विविध प्रकार के जीव जंतु जहां पाए जाएं। एक टर्म होता है इकोसिस्टम, एक जनरल शब्द है इकोसिस्टम। किसी भी एरिया में बायोटिक अबायोटिक, लिविंग नॉन लिविंग दोनों फैक्टर मिला लोगे, उसे कहते हैं इकोसिस्टम। मान लो ये फॉरेस्ट है, इस फॉरेस्ट के अंदर यहाँ पे नदी, जमीन, जंगल, पेड़, हवा, सब कुछ मिला लें, पत्थर सब मिला लें, तो हम कहेंगे फॉरेस्ट की अपनी एक दुनिया है, इसे हम कहेंगे फॉरेस्ट इकोसिस्टम। फॉरेस्ट इकोसिस्टम। पास में कोई रिवर है, रिवर की भी अपनी एक लाइफ है, उसका अपना एक टेम्परेचर है, वहां पर कुछ न्यूट्रिएंट्स घुले होंगे, पेड़ पौधे होंगे, कुछ मछलियां होंगी। तो लेक का भी अपना एक इकोसिस्टम है, लेक की भी अपनी एक अलग दुनिया है, जंगल से अलग है। ये हो गया लेक इकोसिस्टम। इसी प्रकार ग्रासलैंड है, डेजर्ट है, कई प्रकार के इकोसिस्टम होते हैं। हर वो चीज इकोसिस्टम है जिसमें आप लिविंग नॉन लिविंग मतलब बायोटिक अबायोटिक दोनों चीजों को मिलाकर देख रहे हैं। लिविंग चीजों को भी कंसिडर कर रहे हैं और नॉन लिविंग फैक्टर को भी कंसिडर कर रहे हैं। एक छोटी सी पानी की बूंद जिसमें बैक्टीरिया वगैरह हैं, वो भी एक इकोसिस्टम है। तो इकोसिस्टम एक जनरल टर्म है, कहीं पर भी आप बायोटिक अबायोटिक दोनों फैक्टर अगर कंसिडर कर लोगे, हर वो चीज इकोसिस्टम कही जाती है। फॉरेस्ट अपने आप में एक इकोसिस्टम है, वहां पे लाइफ और नॉन लिविंग फैक्टर दोनों कंसिडर कर लो। लेक भी एक इकोसिस्टम है, वहां पे टेम्परेचर एक नॉन लिविंग। तो हर वो चीज इकोसिस्टम है जहां हम लिविंग नॉन लिविंग दोनों फैक्टर कंसीडर करते हो। किसी एक पर्टिकुलर इकोसिस्टम जिसको आपने इकोसिस्टम माना, मैं कहता हूं कि मैं ए इकोसिस्टम फॉरेस्ट को कंसीडर कर रहा हूं, आपने किसी एक इकोसिस्टम को कंसीडर कर लिया, फॉरेस्ट फॉर एग्जांपल। विद इन दिस इकोसिस्टम, इस इकोसिस्टम के अंदर अंदर जो डाइवर्सिटी है, सिर्फ इसके अंदर फोकस करेंगे जहां कंडीशन सिमिलर टाइप की हैं। इस फॉरेस्ट इकोसिस्टम में जब लगभग यूनिफॉर्म टाइप सिचुएशन, एक जैसी स्थिति, तो इसको हम कहेंगे अल्फा डाइवर्सिटी। अल्फा का मतलब होता है किसी एक पर्टिकुलर एरिया में आप डाइवर्सिटी की बात कर रहे हैं, उसको अल्फा डाइवर्सिटी बोलते हैं। ऐसे ही लेक इकोसिस्टम, इसको हमने नाम दे दिया बी नंबर इकोसिस्टम है। इसके अंदर अंदर जो डाइवर्सिटी है उसको भी हम अल्फा कहेंगे। मतलब किसी एक इकोसिस्टम में जहां कंडीशन यूनिफॉर्म है, एक ही प्रकार की है, उसको हम अल्फा कहते हैं। विद इन द इकोसिस्टम, एक ही प्रकार के इकोसिस्टम में जहां सिचुएशन एक जैसी लगभग है, यूनिफॉर्म टाइप ऑफ फैक्टर है, बहुत ज्यादा वेरिएशन आपस में नहीं है, उसको हम अल्फा डाइवर्सिटी या अल्फा रिचनेस बोलेंगे। पर अब मुझे बताइए, अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें, क्या ये अल्फा और ये अल्फा दोनों सेम है?
क्या ये अल्फा डाइवर्सिटी और ये अल्फा डाइवर्सिटी जंगल में जिस प्रकार की लाइफ है, क्या लेक के अंदर भी उसी प्रकार की लाइफ है? क्या मछली जंगल में पेड़ के ऊपर रह रही है? क्या टाइगर यहाँ लेक के अंदर झील के अंदर रह रहा है? ये भी अल्फा डाइवर्सिटी है, हम इसको अल्फा 1 कह देते हैं। ये भी अल्फा डाइवर्सिटी है, इसको अल्फा 2 कह देते हैं, दोनों अल्फा। पर क्या अल्फा 1 और अल्फा 2 दोनों एक ही हैं? नहीं, ये आपस में अलग अलग है। यहाँ की लाइफ दोनों में अंतर है। इस कंपैरिजन को, अलग अलग इकोसिस्टम के बीच में कंपैरिजन को हम बीटा कहते हैं। अलग अलग इकोसिस्टम का जब कंपैरिजन करोगे, इस कंपैरिजन को कि इकोसिस्टम के बदलने से डाइवर्सिटी में चेंज आ जाना, वेरिएशन आ जाना, ये बीटा डाइवर्सिटी कही जाती है। मतलब दो इकोसिस्टम के बीच में कंपैरिजन करेंगे तो लाइफ अलग अलग होगी। ये बदलाव, फैक्टर्स भी अलग अलग होंगे, टेम्परेचर में ही बदलाव आएगा। तो इकोसिस्टम के बदलने से बायोटिक अबायोटिक कंपोनेंट भी बदल रहे हैं, इस कंपैरिजन को हम बीटा कहते हैं। ठीक। और कई सारे इकोसिस्टम मिला दिए जाएं और बहुत बड़े एरिया में टोटल डाइवर्सिटी निकाली जाए, उसको गामा कहते हैं। कि 50 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया है, जंगल भी है, ग्रासलैंड भी है, लेक भी है, उस पूरे एरिया में टोटल डाइवर्सिटी काउंट करोगे, उसको गामा कहते हैं। एक बड़े एरिया में टोटल बायोडाइवर्सिटी कैलकुलेट करना, दैट इज गामा। तो गामा में आप अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा 3 सारे इकोसिस्टम को ऐड करोगे, और कुछ ऐसी प्रजातियां जो कॉमन दो में रिपीट हो रही हैं, उनको एक बार माइनस कर दोगे। गामा के अंदर क्या होगा, सारे ऐड करते चले जाओ, और दो इकोसिस्टम में जो कॉमन प्रजाति, जैसे मेढक है, जंगल में भी रह रहा है, लेक में भी रह रहा है, तो एक बार उसको माइनस कर देंगे, तो क्या निकलेगा, एक बड़े एरिया में टोटल डाइवर्सिटी कितनी है, ये गामा हमें बताता है। ठीक, कंसेप्ट समझ आ गया। अब इसके हिसाब से जरा ये आंसर करें। हमें बताना है इनकरेक्ट। ये स्टेटमेंट देखें, नॉट करेक्ट बताना है। देखो जो मैंने समझाया, क्या उससे कुछ बात समझ आई? पहले अल्फा बीटा गामा पे फोकस कर लो। बीटा कहता है द रेट ऑफ चेंज इन स्पीसीज कंपोजिशन अक्रॉस डिफरेंट हैबिटेट। अलग अलग इकोसिस्टम में कंपैरिजन कर रहे हैं, क्या ये सही है? बीटा हमें डिफरेंट इकोसिस्टम को बता रहा है कि इकोसिस्टम बदलने से लाइफ बदल जाती है, क्या ये सही है? अगर कंसेप्ट समझ आया तो क्वेश्चन में अप्लाई होना चाहिए, एग्जाम में तो ऐसे ही पूछेगा। क्या बीटा सही है या गलत है, पहले ये बताओ, एक एक करके बताओ। सीधे इस पे फोकस करो ना, डिफरेंट हैबिटेट। क्या बीटा अलग अलग हैबिटेट में कंपैरिजन की बात करता है? मैं ये पूछ रहा हूँ, क्या बीटा डाइवर्सिटी अलग अलग इकोसिस्टम में कंपैरिजन की बात करता है? वो कह ही रहा है डिफरेंट हैबिटेट। ये स्टेटमेंट करेक्ट है, हमें बताना है इनकरेक्ट, है ना, हमें इनकरेक्ट बताना है। गामा क्या कह रहा है, द रेट ऑफ चेंज अक्रॉस लार्ज लैंडस्केप ग्रेडियंट। बहुत बड़े एरिया में बायोडाइवर्सिटी आप कैलकुलेट कर रहे हैं। लार्ज लैंडस्केप, एक बड़े एरिया में आप कैलकुलेशन कर रहे हैं, बायोडाइवर्सिटी निकाल रहे हैं, ये भी करेक्ट बात है। तो इन दोनों में तो गलती हो नहीं सकती। अल्फा क्या कह रहा है, नंबर ऑफ स्पीसीज आप किसी स्मॉल एरिया में कैलकुलेट कर रहे हैं, और वो हेट्रोजनस एरिया में आप कैलकुलेट कर रहे हैं, ये सही या गलत? हेट्रोजनस शब्द यहां पर सही है या गलत है? अल्फा डाइवर्सिटी जब हम निकालते हैं किसी एक इकोसिस्टम के अंदर ही, आप डाइवर्सिटी कैलकुलेट कर रहे हो, ये अल्फा है। किसी एक इकोसिस्टम में आप डाइवर्सिटी कैलकुलेट कर रहे हो, ये भी अल्फा है। पर जब सिमिलर टाइप का इकोसिस्टम है, जहां यूनिफॉर्म कंडीशंस हैं, तो यूनिफॉर्म कंडीशंस में तो होमोजेनस होना चाहिए। यूनिफॉर्मिटी अगर जहां पर है विद इन द इकोसिस्टम आप कंसीडर कर रहे हो, तो ये तो होना चाहिए होमोजेनस वर्ड। तो हेट्रोजेनस मतलब तो डिफरेंट है, कि एक ही एरिया में बहुत डिस्टर्बेंस, बहुत चेंजेस है। यूनिफॉर्मिटी जहां, तो हेट्रोजेनस नहीं होमोजेनस होना चाहिए था। ये स्टेटमेंट गलत है, हमें इनकरेक्ट ही बताना था, बी आंसर होगा। इनकरेक्ट ही पूछा गया है, आंसर होगा बी। पॉइंट रिचनेस का मतलब किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, भाई स्पेस में एक सिंगल पॉइंट पे कोई स्पीसीज का होना, बहुत छोटे एरिया में। किसी जंगल में भी एक आप पेड़ का एरिया कंसीडर कर ले रहे हो, या किसी जंगल में एक, मतलब अल्फा के भी अंदर एक बहुत छोटा एरिया, कोई पेड़ का एरिया हो, कोई केव हो, ठीक, तो बहुत छोटा एरिया, उसको क्या कहेंगे, पॉइंट रिचनेस कह देंगे। किसी स्पेस में सिंगल पॉइंट पर जो प्रजातियां हैं, किसी स्पेस में सिंगल पॉइंट पे जो प्रजातियां हैं, उसको पॉइंट रिचनेस कह देते हैं।
तो उसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। ये हेट्रोजेनस वर्ड जो था यही गलती थी इसमें, बी आंसर होगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट एनर्जी सर्विसेज डायरेक्टली लिंक होता है किससे? सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात आ रही है, ठीक है, ये कीवर्ड हम पकड़ लेते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट से कनेक्ट क्या चीज है और कौन सा स्टेटमेंट उल्टा लिखा है, पहले तो मुझे ये बता दो। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए इनमें से कौन सा तो बिल्कुल नहीं होगा, कई बार पढ़ चुके हैं ये सेम स्टेटमेंट। कुछ पता हो ना पता हो, एक चीज आपको इसमें मालूम है, डिफॉरेस्टेशन तो नहीं हो सकता ना, कुछ भी पूछा हो। मैं तो ये कह रहा हूं सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ अगर आप जाना चाहते हो, डिफॉरेस्टेशन तो कभी सॉल्यूशन नहीं हो सकता। कुछ मालूम हो ना मालूम, पहले भी इस तरह के क्वेश्चन पढ़ चुके हो कि डिफॉरेस्टेशन को एलिमिनेट करते ही वाटर रिसोर्सेज मैनेजमेंट वाला क्वेश्चन आया था, बन गया था वो। तो पहले तो इसको एलिमिनेट करें हम, तब बाकी ऑप्शन देखें। डिफॉरेस्टेशन तो कहीं से भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट को नहीं ला रहा है, तो 4 नंबर को तो हटाओ। 4 को हटाए, ये 2 तो वैसे ही हट गए, हम पूरा इतना दिमाग लगाए ही क्यों। अब बचा 1 2 3 या 1 3। अब 2 पे दिमाग लगाएंगे, 1 2 3 होगा या 1 3 होगा, ठीक। सस्टेनेबल डेवलपमेंट एनर्जी सर्विसेज की बात करें, भाई गरीब व्यक्ति है, खाने के लिए कोयला, खाना बनाने के लिए कोयला जला रहा है, गरीब व्यक्ति खाना बनाने के लिए कोयला जलाएगा, तो क्या गरीबी जो है वो प्रभावित करती है इसको, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को? पॉवर्टी जो है वो अफेक्ट करती है कि नहीं? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल भी आपने पढ़े हुए हैं, उसमें इस तरह के टर्म आपको दिखते हैं। ग्लोबल हंगर एंड पॉवर्टी को एलिमिनेट करना पड़ेगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में गोल भी है। वुमेन एम्पावरमेंट भी वहां पे आपने पढ़ा हुआ है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल भी तो पढ़े हुए हैं, उससे भी अंदाजा लग जाएगा क्वेश्चन का। लाइफ स्टाइल, ये तीनों होंगे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल ऑलरेडी आपने पढ़े हुए हैं, उससे भी आंसर बन जाएगा। आंसर बनेगा ए नहीं सॉरी, ये 1 2 3, तो वह ए ही बनेगा। स्टार्टिंग के तीनों ठीक है, 1 2 3। एक ये सवाल है, एनवायरमेंट का डायरेक्ट क्वेश्चन है, पढ़ाया हुआ है लेक्स। ओलिगोट्रॉफिक लेक क्या होती है, मेसोट्रॉपिक लेक क्या होती है, यूट्रॉफिक लेक क्या होती है, बता रखा है। इसमें ऑप्शन भी नहीं दे रहा हूं मैं, ऑप्शन भी नहीं दे रहे हैं, सीधे बताओ क्या होगा। थोड़ा और दिमाग की एक्सरसाइज होगी ना, ऑप्शन में तो एलिमिनेट करोगे आप, सीधे इन्फॉर्मेशन इसका है कि नहीं वो बताओ। पहाड़ों वगैरह पर जो लेक वगैरह आप देखते हो, बड़ी साफ सुथरी सी, जिसमें कोई एल्गी वगैरह बहुत कम दिख रहा है आपको, बहुत साफ सुथरी लेक नजर आ रही है। ओलिगोट्रॉफिक में क्या होता है, लो न्यूट्रिएंट होते हैं, अगर न्यूट्रिएंट ज्यादा होते तो एल्गी वेल्गी ज्यादा ग्रो कर जाता। लो न्यूट्रिएंट होते हैं ओलिगोट्रॉफिक लेक्स में, ओलिगोट्रॉफिक लेक में। और एक मैंने बताया था ऐसी लेक जिसमें पूरा एल्गी जमा हो जाता है, क्योंकि उसमें न्यूट्रिएंट बहुत ज्यादा हो जाते हैं, उन्हें कहते हैं यूट्रॉफिक लेक्स। यूट्रॉफिक लेक्स जिसमें क्या होता है, हाई न्यूट्रिएंट, हाई न्यूट्रिएंट की वजह से एल्गल ब्लूम हो जाता है, पढ़ाया था। हाई न्यूट्रिएंट की वजह से हो जाता है एल्गल ब्लूम। तो एक लेक वो है जहां न्यूट्रिएंट बहुत कम है, जिसमें एल्गी वेल्गी ज्यादा ग्रो नहीं कर पा रहे, पानी बिल्कुल क्लियर दिख रहा है आपको। यूट्रॉफिक में न्यूट्रिएंट बहुत ज्यादा है, मान लो आसपास खेती की जमीन है, नाइट्रोजन फास्फोरस जैसे न्यूट्रिएंट बहकर आ गए, तो न्यूट्रिएंट ज्यादा होने के कारण एल्गी बहुत ग्रो करने लग जाता है। यूट्रॉफिक लेक, ऊपर पूरी काई जमा हो जाती है लेक के ऊपर। इन दोनों के बीच की अगर स्थिति है किसी लेक में, उसे कहते हैं मीजोट्रॉफिक, जहां मॉडरेट अमाउंट में न्यूट्रिएंट है। मॉडरेट अमाउंट में न्यूट्रिएंट है तो मॉडरेटली एल्गी ग्रो करेगा। यहां मॉडरेट लेवल न्यूट्रिएंट्स, मॉडरेट न्यूट्रिएंट लेवल, इन दोनों के बीच की स्थिति, ठीक। तो बहुत कम न्यूट्रिएंट है, साफ सुथरी लेक ओलिगोट्रॉपिक, बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट है, पूरा ऊपर काई वाई जमा हो जा रहा है, एल्गल ब्लूम हो जा रहा है, यूट्रॉफिक लेक। इन दोनों के बीच की स्टेज अगर है, इन दोनों के बीच के स्टेज को कहते हैं मीजोट्रॉफिक, 2 नंबर। सॉरी, इन दोनों के बीच की स्थिति है तो कहोगे मीजोट्रॉफिक। अब मुझे आंसर बताओ इसका, जो जितनी जानकारी हुई पहले वो बताओ। सॉरी,
ओलिगोट्रॉफिक का मतलब हमने बताया लो न्यूट्रिएंट, ओलिगोट्रॉफिक लो न्यूट्रिएंट, ये तो मैच हो गया। ओलिगोट्रॉफिक लो न्यूट्रिएंट कंसेंट्रेशन, ये क्लियर है। बाकी दो नाम अभी आपने नहीं सुने। डैम वगैरह जब बनते हैं तो कई बार पानी को डाइवर्ट करना पड़ता है, उससे लेक बन जाती हैं, उसको इम्पाउंडमेंट कहते हैं। सिविल वालों को आसानी से पता होगा ये तो। लेक वगैरह जब कहीं जब डैम वैम बनता है तो आप कोई रिवर के फ्लो को रोक रहे हो तो कहीं पानी को डाइवर्ट भी करना पड़ता है, आसपास में लेक फॉर्म हो जाती है, उसको इम्पाउंडमेंट कहते हैं। ये दो समझ आ गए। डिस्ट्रॉफिक लेक होती है एसिडिक लेक, जहां पीएच वैल्यू बहुत कम हो जाती है, लेक एसिडिक हो जाती है। तो डिस्ट्रॉफिक लेक होती है एसिडिक लेक, एसिड कंटेंट जहां ज्यादा हो जाता है, लो पीएच वैल्यू, पीएच कम होगा तो एसिडिक होगा। तो डिस्ट्रॉफिक लेक में होता है लो पीएच कंटेंट, एसिडिक होती है। मीरोमिक्टिक वाला रिच इन सॉल्ट, मीरोमिक्टिक रिच इन सॉल्ट एंड परमानेंटली स्ट्रेटिफाइड, पहले का 3, बी का 2, 32 नंबर हमें ढूंढना है। पहले का 3 और इसका 2, 32 नंबर ऑप्शन जो होगा वो फोकस करना है। और 32 वाला भी 2 में है। इम्पाउंडमेंट वाला भी देख लो, इम्पाउंडमेंट डी वाले का 1, टी का 1, डी का 1, ये बन गया। एक बार चेक कर लेना सही मैच किया हुआ है ना वो। 32-41 हमें टिक करना है, मैं लिख देता हूँ वहीं पर 32-41, यहीं पे लिख देता हूँ मैं। ए का है, ए का लो न्यूट्रिएंट कंसंट्रेशन, ए का 3, डिस्ट्रॉफिक लेक लो पीएच वैल्यू 2, मीरोमिक्टिक रिच इन सॉल्ट एंड परमानेंटली स्ट्रेटिफाइड 4 नंबर, इम्पाउंडमेंट का 1 नंबर। कई बार ऑप्शन सही कर रहे हो, मैचिंग में गड़बड़ हो जाता है, नजर कहीं से कहीं हट गई तो पता लगा गलत टिक हो गया, तो ऐसे लिख लिया करो मैचिंग में। 32-41 अब बन गया आंसर, यही है 32-41। थोड़ी सी भी नजर यहाँ वहां हुई तो पता लगा ऑप्शन सही टिक किए बनाए थे और यहाँ टिक गलत कर दिए, तो ऐसे नंबर सामने लिख लिया करो। रियो 92 कॉन्फ्रेंस जो हुई थी 1992 में, जो एनवायरमेंट कॉन्फ्रेंस हुई थी, बहुत इंपॉर्टेंट, 27 प्रिंसिपल। अब 27 प्रिंसिपल कौन याद कर पाएगा भाई? और याद ना भी हो कोई बात नहीं है, हमें नॉट बताना है कौन उनमें नहीं था। 92 में जो कॉन्फ्रेंस हुई थी यूएन की एनवायरमेंट के लिए, उसमें 27 प्रिंसिपल जो तय हुए उनमें कौन नहीं है। आपको कुछ पता हो ना पता हो, एक कंसेप्ट से समझ आ जाएगा बस। सिर्फ एक लाइन है जिससे क्वेश्चन आपको याद आ जाएगा इसका आंसर क्या है, नॉट आप बता सकते हो। कुछ पता हो ना पता हो तो भी आंसर बन जाएगा इसका। क्यों बन जाएगा मैं आपको बता दूंगा। एक हिंट मैं छोटा सा भी दूंगा, पहले बताओ आप अपना अटेम्प्ट करो, पहले क्या लगाओगे इसमें। 1992 की जो रियो समिट हुई थी, इनमें से क्या उसका हिस्सा नहीं है? कुछ लोगों ने लगाया ए, कुछ ने लगाया सी, बाकी लोग। सबसे जरूरी है दिमाग बिल्कुल शांत होना, स्थिर होना, हड़बड़ी नहीं करना। हरिओम भी कह रहे हैं सी, सब लोग सी बता रहे हैं। एक बात बताओ जरा, मैंने डिजास्टर्स को लेकर दुनिया की जो कॉन्फ्रेंसेस थी वो आपको बताई थी। डिजास्टर्स को लेकर क्या क्या डिस्कशन हुए थे बताए थे। योकोहामा स्ट्रेटेजी, योकोहामा, कोब, ह्योगो, सेंडाई, ये चारों नाम बताए थे। योकोहामा का ईयर क्या था? डिजास्टर को लेके यही 4 तो बताए थे, योकोहामा, कोब, ह्योगो और सेंडाई। तो डिजास्टर्स के लिए योकोहामा तो 1994 का है ना, ये 92 रियो समिट में तो मैंने पढ़ाया नहीं है। 92 रियो समिट जब मैंने पढ़ाई है तो डिजास्टर के रिगार्डिंग तो मैंने नहीं बताया था वहां पर, डिजास्टर की तुमने बात भी नहीं की थी। डिजास्टर के लिए अलग से कन्वेंशंस बने हुए। तो रियो 92 की जो मीटिंग थी एनवायरमेंट की, यूएन ने कराई थी, उसमें डिजास्टर्स के ऊपर बात कहाँ है? ये तो योकोहामा इन सब में बात है डिजास्टर्स के बारे में, तो उसका हिस्सा नहीं है। डिजास्टर्स को लेकर आपने ये सब पढ़े थे, रियो वाले में हम डिजास्टर की बात ही नहीं की हुई है। अगर की है तो टिक करो, अगर किया है तो मतलब मैंने बताया है तो टिक करो। वहां डिजास्टर की चर्चा कहाँ हुई थी? डिजास्टर को लेकर तुमने यहाँ बात की थी, इस पे डिजास्टर मैनेजमेंट में ही पढ़े हो, एनवायरमेंट में ही पढ़े हुए हो। तो डिजास्टर्स के लिए अलग से है कन्वेंशन, रियो 92 में नहीं था ये।
बाकी सब ठीक है, नॉट पूछा गया हमसे। स्टेट की जो फाइनेंशियल कारपोरेशन होती हैं उनका क्या काम है? छोटे मोटे जो उद्योग हैं उनको फाइनेंशियल सपोर्ट करना, और क्या करेगा? फाइनेंशियल कारपोरेशन जो होती हैं, तो जो लोकल लेवल पे छोटे बिजनेसेस वगैरह हैं उनको फंडिंग वगैरह करना, उनको सपोर्ट करना, टेक्नोलॉजी सपोर्ट करना, चीजें खरीद पाए, बिजनेस सस्टेन कर पाए, ये सब तरह की सपोर्ट करते हैं। ये कह रहा है द मेन फंक्शन है इज टू प्रोवाइड। देखो टर्म लोन क्या होता है? जहां पे टाइम की क्लैरिटी होती है, इतने साल का लोन, 20 साल का लोन, 15 साल का लोन। टर्म लोन का मतलब है जहां टाइम की क्लैरिटी है, 20 साल के लोन दे रहे हैं, 5 साल के लोन दे रहे हैं। ये कह रहा है कि स्टेट फाइनेंशियल कारपोरेशन नॉन टर्म लोन दे देती है, नॉन टर्म नहीं, 15 साल, 20 साल, 10 साल। तो टर्म तो डिफाइन होगा। ये ठीक है कि आपको मशीनरी चाहिए, ये सब चाहिए, उसके लिए लोन मिलेगा, पर टर्म लोन मिलेगा, नॉन टर्म नहीं। ये जानबूझ के इसने नॉन वर्ड लिख दिया। लोन मिलेगा पर टर्म लोन मिलेगा, नॉन टर्म नहीं। नॉन टर्म जानबूझ के लिख दिए भाई, पर्टिकुलर टाइम के लिए लोन मिलेगा ना, इनफाइनाइट टाइम थोड़ी हो जाएगा। तो टर्म लोन मिलेगा, नॉन टर्म वर्ड गलत लिखा है, तो वन तो नहीं हो सकता। बाकी छोटे मोटे जो बिजनेसेस हैं उनको टेक्नोलॉजी सपोर्ट करना, कंपनी एक्सपेंड कर पाए, मॉडर्नाइज हो पाए, ये तो काम है ही है। टू असिस्ट फॉर द प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री, रूरल अर्बन एरिया वगैरह में जो काम कर रहे हैं उनको प्रमोट किया जाए। सीड कैपिटल सपोर्ट किया जाए आईडीबीआई वगैरह के द्वारा, ये भी ठीक है। ये सब सही है, बस पहला गलत है, 2, 3, 4 आंसर होगा। 2, 3, 4 पहला नहीं होगा, वहां टर्म लोन होना चाहिए था, वो नॉन टर्म लिखा है जानबूझ के। पहला गलत है, बाकी 2, 3, 4 सही है। एक बार रीड करना और रीड कर लो। स्टेट फाइनेंस कारपोरेशन क्या काम करता है? स्टेट की जो फाइनेंस कारपोरेशन होती है उनका क्या रोल है, ये सवाल है। ये भी करेक्ट है, पहला गलत, 2, 3, 4 सही। तो मल्टीपल स्टेटमेंट में एक फोकस तो हमारा एलिमिनेशन पे होना चाहिए, एलिमिनेट कर पाए हम। ये बताओ, एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स जो होती हैं जहां से सामान वामान विदेशों को भेजा जाता है, तो एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स के बारे में क्या बात सही है? क्या फैसिलिटीज वहां पर दी जाती है? एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स जो होती हैं उनमें किस तरह की फैसिलिटी मिलती है, सरकार क्या बेनिफिट आपको देती है? तो एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स में आपको क्या बेनिफिट मिलते हैं? आपको डेवलप्ड प्लॉट्स वगैरह मिलेंगे। डेवलप्ड प्लॉट्स, पानी का सिस्टम होगा, बिजली कनेक्शन वगैरह होंगे, डेवलप्ड प्लॉट्स करके दिए जाएंगे। एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन जहां से बड़े स्केल पे एक्सपोर्ट वगैरह किया जाना है, किस तरह की फैसिलिटीज वहां मिलती हैं आपको? डेवलप्ड प्लॉट्स वगैरह, रेडी बिल्डिंग्स वगैरह आपको वहां मिलेंगी नहीं मिलेंगी एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए? ये सही है, पहला स्टेटमेंट सही है, डेवलप प्लॉट्स वगैरह दिए जाते हैं, पहला करेक्ट, पहला करेक्ट तो ये गया। अब आगे के स्टेटमेंट पढ़ें। पावर सप्लाई कनेक्शन वगैरह आपको वहां मिलेगा कि नहीं? अरे भाई पानी, पावर, ये तो चाहिए ही चाहिए, उसके बिना कोई कैसे इंडस्ट्री फैक्ट्री काम कर पाएगी, प्रोसेसिंग कर पाएगी। एश्योर्ड पावर कनेक्शन, इसको आप डिनाई नहीं कर सकते, तो 4 नंबर भी होना है। 4 होना है तो ये गया, 4 होना है तो ये गया। अब आपके पास दो चॉइस बचती है, 124 या 134। 124 या 134। फॉरेन इक्विटी पार्टिसिपेशन, विदेशी कंपनी फॉरेन इक्विटी पार्टिसिपेशन 100% तक भी हो सकता है। आपके बिजनेस में कोई इतना निवेश भी विदेशी कर सकता है। तो फॉरेन इक्विटी, कोई विदेशी फंडिंग आपके बिजनेस को करके 100% फंडिंग भी, ये पार्टिसिपेशन अलाउड है। फॉरेन इक्विटी पार्टिसिपेशन यहाँ पे 100% तक भी कर दिया गया है, ये बात भी सही है। ये भी स्टेटमेंट सही है, इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने के लिए किया गया। सेकंड हैंड गुड्स को एक्सपोर्ट किया जाए, नहीं, सेकंड हैंड गुड्स को एक्सपोर्ट करने के लिए नहीं, सेकंड हैंड गुड्स नहीं, 2 नहीं होगा। फ्रेश गुड्स, फ्रेश गुड्स जो बनी है उनके लिए, सेकंड हैंड गुड्स को प्रमोट करने के लिए नहीं है। तो सेकंड हैंड कैपिटल गुड एक्सपोर्ट किए जाएंगे, ये गलत, सेकंड नहीं होगा, 1, 3 एंड 4 होगा। 1, 3 एंड 4, 1, 3, 4। ये मैंने पढ़ाया हुआ है आपको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में। वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर या ऑर्गेनाइजेशन ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर का क्या मतलब होता है?
वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर या ऑर्गेनाइजेशन ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर। टॉप लेवल पे आपने कुछ अलग अलग काम को बांट दिया, हर काम के लिए एक पर्सन असाइन कर दिया, उसकी जिम्मेदारी दे दी। मतलब सारा काम सारे लोग करेंगे तो नहीं हो पाएगा, एक बड़े टास्क को टुकड़ों में बांट दो, हर डिपार्टमेंट के लिए एक पर्सन असाइन कर दो, वो अपना अपना काम करेगा, मॉनिटरिंग इवैल्यूएशन आप करो। प्रॉपर मैनेजमेंट की एक बात हो गई। तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में हमने वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर और ऑर्गेनाइजेशन ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर दोनों बताए हुए हैं। आंसर बताएं जरा, इसमें से पूछा है क्या नहीं है, ताकि प्रॉपर तरीके से काम हो सके, हर कोई डेडिकेटेड काम जिम्मेदारी के साथ कर सके, सबकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी तय हो, सबकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन हो, हर कोई अपने अपने काम को फोकस कर सके, प्रोडक्टिव काम हो सके। तो टू प्रोवाइड अ फ्रेमवर्क टू समराइज ऑर्गेनाइजेशन यूनिट वर्क परफॉर्मेंस, ये तो सही है। डू नॉट टाई द ऑर्गेनाइजेशन यूनिट टू कॉस्ट कंट्रोल, ये कॉस्ट कंट्रोल वाला ये गलत है, ऐसा कुछ हमने नहीं बताया इसमें। ऑर्गेनाइजेशन यूनिट रिस्पॉन्सिबल फॉर वर्क पैकेजेस, एक ऑर्गेनाइजेशन को आपने कई डिपार्टमेंट में बांट दिया, सबको एक जिम्मेदारी दे दी, सबकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई, फर्म इससे ऑर्गेनाइज तरीके सिस्टमेटिक तरीके से काम कर पाएगी, ये सब सही है। ये कॉस्ट कंट्रोल अकाउंट जो है गलत है, बी वाला नहीं होगा। भाई इफेक्टिव तरीके से ऑर्गेनाइजेशन काम कर पाए, इसलिए आपने उसको कई डिपार्टमेंट में बांट दिया, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कई डिपार्टमेंट बना दिए, सबका अपना अपना काम है, मैनेजमेंट बेहतर हो पाएगा उससे। तो ऑर्गेनाइजेशन यूनिट रिस्पॉन्सिबल, तो हर काम के लिए एक रिस्पॉन्सिबल यूनिट आपने बना दी, उनकी जिम्मेदारी है उस काम को करना। हाउ द फर्म हैज ऑर्गेनाइज टू डिस्चार्ज वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये बात भी सही है, एज इट इज लाइन है कॉपी की, ये सही। कॉस्ट कंट्रोल अकाउंट वाला ये गलत है। डू नॉट टाई द ऑर्गेनाइजेशन यूनिट टू कॉस्ट कंट्रोल अकाउंट, गलत। डू नॉट टाई द ऑर्गेनाइजेशन टू कॉस्ट कंट्रोल अकाउंट, ये गलत स्टेटमेंट है। डू नॉट कह रहा है वो कि ऐसा नहीं होना चाहिए, गलत। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, देखो फिलिप कोटलर, इनकी एक थ्योरी है 4P's प्रिंसिपल, 4P, 4P का सिद्धांत। 4P का मतलब इन्होंने बताया प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। तो इनकी एक थ्योरी है कि बायर क्या सोचता है, सेलर क्या सोचता है, उससे संबंधित कोरिलेशन। 4P थ्योरी जो सेलर की थिंकिंग को बताती है, बेचने वाले की थिंकिंग को बताती है कि बेचने वाला 4P पे फोकस करता है, प्रोडक्ट क्या है, प्राइस क्या रखना है, कहां पर वो उस चीज को बेचने वाला है, और प्रमोट कैसे किया जाए, लोगों तक पहुंचाए कैसे। मोर देन बायर्स थिंकिंग, बायर्स थिंकिंग जो है वो 4C, 4C में क्या होना चाहिए, कस्टमर कम्युनिकेशन, कस्टमर वैल्यू, कस्टमर कॉस्ट, कस्टमर कन्वीनियंस। तो ये कह रहा है कि इसमें से कौन सी चीज किससे कोरिलेट कर रही है, इसमें कौन सी चीज किससे कनेक्ट कर रही है। जैसे प्रोडक्ट का मेन फोकस इन चारों में से किस पर होता है, प्राइस का फोकस इन चारों में से किस पर है, प्लेस का फोकस किस पर है, ऐसे मैच करना है। आपने ये थ्योरी कभी ना पढ़ी हो, आपको ना पता हो ये थ्योरी, तो भी आप आंसर बना लोगे। एग्जांपल मैं देता हूं आपको। प्लेस का क्या मतलब है, जहां पर सेलर कोई चीज बेच रहा है, वहां प्लेस जो है किससे कनेक्ट होगा, प्लेस का मतलब किससे है। कोई प्रोडक्ट जहां पर मुझे पहुंचाना है कि कस्टमर वहां से उसको पाले, कस्टमर तक वो पहुंच जाए, तो प्लेस किससे कनेक्ट होगी, बात इन चारों में। प्लेस जो है वो कम्युनिकेशन से कनेक्ट है, या वैल्यू से, या कॉस्ट से, या कन्वीनियंस से। आपको ना पता हो सवाल, पर मैं सिंपली पूछ रहा हूं, इसमें प्लेस वाला जो है वो किससे जोड़ा जाए, मुझे बताओ। कोई प्रोडक्ट आप बना रहे हैं, आप ही की इंडस्ट्री फैक्ट्री है, आप मान लो साबुन बनाते हो, तो जहां आपको वो चीज पहुंचानी है, प्लेस, आसानी से वो चीज कस्टमर तक पहुंच पाए, मतलब कन्वीनियंस, बिल्कुल ठीक। आसानी से वो चीज कस्टमर तक पहुंच पाए, कन्वीनियंस, सुविधा हो उसको वहां से आपका प्रोडक्ट लेने में। तो जहां कस्टमर बेस, जहां कस्टमर है आपके प्रोडक्ट का, वहां तक पहुंचाना सुविधाजनक तरीके से लोगों को मिल जाए। तो प्लेस को तो कन्वीनियंस से ही टिक करेंगे। सी का 4 हमको लगाना ही है, सी का 4 कुछ करने की भी जरूरत नहीं है, बन गया, ले। इस तरह से क्वेश्चन बन जाता है। आप नहीं पढ़ी थ्योरी, कोई दिक्कत नहीं, जनरल क्वेश्चन है, कोई हर चीज पढ़ाई नहीं जा सकती है, हर चीज पढ़ने की भी नहीं है, एक जनरल टर्म पूछ रहा है। फिलिप्स कोटलर कोई नासा के वैज्ञानिक थोड़ी थे, उन्होंने भी सोच के एक वर्ड टर्म दे दिया,
तो उन्होंने भी सोच के जनरल टर्म दिया है, तो आप इसको आंसर कर सकते हो। हर चीज रटने की नहीं है, कुछ बेसिक कॉमन सेंस की भी है कि प्लेस हमेशा यहीं से कनेक्ट होगा, प्राइस हमेशा कॉस्ट से कनेक्ट होगी। प्राइसिंग क्या रखनी है कि कस्टमर उसको अफोर्ड भी कर पाए, जिस कस्टमर को आप टारगेट कर रहे हो उसके हिसाब से कॉस्ट होना चाहिए। जैसा प्रोडक्ट आप बना रहे हो तो कस्टमर बेस को ध्यान में रख के, तो प्राइस तो कॉस्ट से ही तो जोड़ोगे, और किससे जोड़ोगे? प्राइस को इसी से जोड़ोगे। प्रमोशन क्यों करना है, एड वैड क्यों करना है, प्रमोशन क्यों करना है? आप कोई प्रोडक्ट बनाए हो और बनाकर घर में रख लिए, या चुपके से 2 दुकान पे पहुंचा दिए, कस्टमर को पता ही नहीं कोने पे रखा हुआ है। प्रमोशन क्यों जरूरी होता है किसी प्रोडक्ट का? किसी प्रोडक्ट को प्रमोट क्यों करना है? जिससे कम्युनिकेट हो सके, जनता तक जानकारी पहुंच सके, यही तो होगा। कम्युनिकेशन हो सके, लोगों तक जानकारी पहुंच सके क्या बनाए हो, ठीक। और प्रोडक्ट कस्टमर कब लेगा? जब आपके प्रोडक्ट में कुछ वैल्यू नजर आएगी, कोई प्रोडक्ट में कुछ वैल्यू नजर आएगा तभी वो पैसा खर्च करेगा। तो मार्केटिंग स्किल एक तरीके से हो गया, एक तरह से मार्केटिंग का पार्ट हो गया कि आपका प्रोडक्ट में कस्टमर वैल्यू होनी चाहिए, कस्टमर को वैल्यू लगे तभी वो खरीदेगा, उसके मतलब का होना चाहिए। प्राइस कस्टमर कॉस्ट के हिसाब से, कस्टमर अफोर्ड कर पाए, जिस कस्टमर को आप टारगेट कर रहे हो, जिस तरह के कस्टमर ग्रुप को आप टारगेट कर रहे हो वैसी प्राइसिंग होनी चाहिए। प्लेस कन्वेंस के हिसाब से होना चाहिए, लोगों तक पहुंच पाए। प्रमोशन जनता को जानकारी मिल सके, प्रमोशन एड वगैरह इसलिए जरूरी है। तो कोई पढ़ाए नहीं पढ़ाए, ये जनरल क्वेश्चन वैसे ही बन जाएगा, ठीक। 2, 3, 23, 23, 14 ये आंसर होगा। 23, 14, 23, 41। यहाँ नंबर लिख लो यार, ये ना पूरा करने के बाद भी यहाँ पे लिखो 2, ये कनेक्ट हो रहा है 3 से, 23, 4, 1, 23, 41। ये नंबर लिख लेना, कई बार मैचिंग गड़बड़ हो जाता है, ये नंबर नोट कर लेना वहीं पर, 23, 41। हालांकि बन तो एलिमिनेशन से ही गया था ये आपका रीजनिंग विजनिंग का है। अगला सवाल, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस द प्रोजेक्ट एक्सेप्टेड वर्दी कीपिंग द प्रिंसिपल नॉन डिस्काउंटिंग। पता नहीं क्या पूछ रहा है ये, छोड़ो इसको, पूछने वाले को नहीं पता, कहीं से कुछ भी पूछ दे रहा है। पे बैक पीरियड, टारगेट पीरियड, पता नहीं, छोड़ो इसको। ये देखो, हर क्वेश्चन को करना भी नहीं है। ट्रांसफॉर्मर में जो ऑयल डाला जाता है, अब ये तो आपका जो सब्जेक्ट है उनमें भी है, जो आपके सब्जेक्ट हैं उनमें भी है ये। ट्रांसफॉर्मर का बेसिक, ट्रांसड्यूसर क्या होता है, ये सब क्वेश्चन आपको ही पढ़ने। ट्रांसफॉर्मर में ऑयल का पर्पस क्या होता है? ट्रांसफॉर्मर में ऑयल का पर्पस, ट्रांसफर हीट फ्रॉम वाइंडिंग एंड कोर टू द कूलिंग सरफेस ऑफ द ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफर हीट फ्रॉम वाइंडिंग एंड कोर टू द कूलिंग सरफेस ऑफ द ट्रांसफॉर्मर। ये मटेरियल साइंस का क्वेश्चन है, इसी वाला। पी टाइप के सेमीकंडक्टर जो होते हैं उसमें कैसी इंप्योरिटी ऐड की जाती है? पी टाइप सेमीकंडक्टर जो होते हैं, तो प्योर सेमीकंडक्टर में कैसी इंप्योरिटी मिलाई जाएगी उसको पी टाइप बनाने के लिए? 2 टाइप के सेमीकंडक्टर होते हैं, पी टाइप, एन टाइप। फर्स्ट ईयर में सबने पढ़ रखा होगा, है मटेरियल साइंस का पार्ट। तो पी टाइप, एन टाइप 2 टाइप के सेमीकंडक्टर होते हैं। प्योर सेमीकंडक्टर में किस तरह की इंप्योरिटी हम मिलाएंगे? डोपिंग, इसको डोपिंग बोला जाता है। तो प्योर सेमीकंडक्टर में कैसी इंप्योरिटी ऐड करेंगे कि हमें पी टाइप सेमीकंडक्टर मिल जाए? पेंटावेलेंट या ट्राइवेलेंट? पी टाइप, एन टाइप 2 टाइप के सेमीकंडक्टर होते हैं। पी टाइप अगर हमको बनाना है तो प्योर सेमीकंडक्टर में कैसी डोपिंग करेंगे, कैसी इंप्योरिटी मिलाएंगे? डोपिंग मतलब इंप्योरिटी ऐड करना। कैसी इंप्योरिटी मिलाएंगे कि हमको पी टाइप सेमीकंडक्टर मिले? यहां आप मिलाओगे ट्राइवेलेंट, ट्राइवेलेंट, ट्राइवेलेंट। पी टाइप बनाने के लिए आपको मिलानी पड़ेगी ट्राइवेलेंट, जैसे बोरॉन। और एन टाइप बनाना है तो आपको मिलाना पड़ेगा पेंटावेलेंट, पेंटावेलेंट। तो यहां बोरॉन मिलाएंगे, ट्राइवेलेंट। डायरेक्ट क्वेश्चन, अब इससे सिंपल क्या पूछेगा? डेफिनेशन ही पूछा है। इम्प्योर सेमीकंडक्टर जो होता है, हम डोपिंग क्यों करते हैं, इम्प्योरिटी क्यों ऐड करते हैं?
क्योंकि इम्प्योर सेमीकंडक्टर प्योर सेमीकंडक्टर की तुलना में क्या करेगा, इम्प्योर सेमीकंडक्टर, हम प्योर सेमीकंडक्टर में इम्प्योरिटी क्यों ऐड करते हैं, क्योंकि इम्प्योर सेमीकंडक्टर प्योर कंडक्टर की तुलना में, प्योर सेमीकंडक्टर की तुलना में क्या होता है, कंडक्टिविटी बढ़ जाती है, हैज मोर कंडक्टिविटी, इम्प्योर सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी प्योर की तुलना में बढ़ जाएगा। ठीक है, 16 का ए। आयन इम्प्लांटेशन, डिफ्यूजिंग, ये सब वीएलएसआई का पार्ट है, कोर इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट है ये। यहाँ इन्होंने मटेरियल साइंस के नाम पे पूछ लिया है ये वीएलएसआई वाला पार्ट, वीएलएसआई ईडीसी, एनपीएन ट्रांजिस्टर वगैरह पूछा हुआ है, कोर इलेक्ट्रॉनिक्स है ये नॉन टेक में क्यों दिया, बल्कि इनको टेक्निकल में क्वेश्चन पूछने चाहिए, है भी वो टेक्निकल का ही क्वेश्चन। नॉन क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, मटेरियल साइंस। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल इज यूज टू एड्रेस द राउटिंग की जो प्रॉब्लम होती है, राउटर जो होते हैं उनका क्या काम होता है, राउटिंग, सिग्नल का राउटिंग। तो राउटिंग डिसीजन प्रॉब्लम, कौन सा प्रोटोकॉल एड्रेस करता है राउटिंग डिसीजन प्रॉब्लम्स को, ये भी आईटी वाला क्वेश्चन है। प्रोटोकॉल वगैरह डाटा कम्युनिकेशन नेटवर्क पढ़ते हैं इसी वाले, वो बता पाएंगे, इसी का ही है सारा, मैकेनिकल सिविल के लिए मुश्किल है। तो राउटिंग डिसीजन प्रॉब्लम्स के लिए कौन सा प्रोटोकॉल है जो इसको डिफाइन करता है, इसको एड्रेस करता है, बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल होता है ये। राउटिंग प्रॉब्लम को, राउटिंग डिसीजन प्रॉब्लम को एड्रेस करता है बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल। कोई कई प्रोटोकॉल तो बताए हैं मैंने, पर बहुत सारे हैं, सारे प्रोटोकॉल याद भी नहीं कर सकते। ईसी वालों के लिए आसान है, मैकेनिकल सिविल के लिए टफ है। ये इन्होंने आईसीटी में पूछा है। व्हीकल, गाड़ियों में कम्युनिकेशन सिस्टम जो है IEEE के कौन से स्टैंडर्ड में डिफाइंड है। IEEE के मैंने कई स्टैंडर्ड बताए हुए हैं, ब्लूटूथ का स्टैंडर्ड क्या है, वाईफाई, वाई मैक्स। तो IEEE इंस्टीट्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स, इंस्टीट्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर्स अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जिन्होंने स्टैंडर्ड्स वगैरह बना रखे हैं कई सारे, वाईफाई के लिए, वाई मैक्स के लिए, ब्लूटूथ के लिए। तो व्हीकल कम्युनिकेशन के लिए कौन सा स्टैंडर्ड में डिफाइंड है सारा कुछ, स्पेसिफिकेशन कहाँ लिखे हैं, 802.11p। व्हीकल कम्युनिकेशन IEEE के कौन से सिस्टम में डिफाइंड है, 802.11p। Which of the following network metrics are used to evaluate the performance of a network? कौन से नेटवर्क मैट्रिक्स से हम इवेल्युएट कर पाते हैं कि नेटवर्क की परफॉर्मेंस कैसी है। नेटवर्क की परफॉर्मेंस हम किससे इवेल्युएट कर पाते हैं, थ्रूपुट एंड डिले, थ्रूपुट एंड डिले। तो आईसीटी का जो क्वेश्चन है इसमें 21 वाले पेपर में ये टफ है, टफ क्वेश्चन है, मैकेनिकल सिविल को हवा भी नहीं लगेगी इसमें, क्योंकि उनके लिए है भी नहीं ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन टेक्निकल में भी ईसी वालों से पूछे जाते हैं इस तरह के। तो ये जो आईसीटी के क्वेश्चन यहाँ पर इन्होंने दिए हैं, मैकेनिकल सिविल को नहीं बनेगा, ये बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन का पार्ट है। भाई मेरी खुद की ब्रांच रही, मुझे मालूम है ना, डीसीएन वगैरह के अंदर पढ़ते हैं कई सारे प्रोटोकॉल वगैरह जो है। यहाँ तो बेसिक आईसीटी में जो प्रोटोकॉल है वो सब मैंने बताया, टीसीपी है, आईपी है, ओएसआई लेयर है, उतनी जरूरत है। अब क्वेश्चन अगर एब्सर्ड पूछ देगा तो आप डीसीएन थोड़ी पढ़ने लग जाओगे, इलेक्ट्रॉनिक्स का टेक्निकल सब्जेक्ट है वो, इलेक्ट्रॉनिक्स के टेक्निकल थोड़ी पढ़ने लग जाओगे कि एक पेपर आ गया कुछ क्वेश्चन ऐसे पूछ दिए, मत करो उनको मत करो। ईसी वाले को आसान लगेगा, उनका अपना एरिया है, उसको मत करो, इसको कर लो। यूआरएल पे क्या क्या होता है देखो, पिछली बार भी आया था फिर आ गया। आपके पेपर में यूपीपीएससी में क्या पता यूआरएल का फुल फॉर्म पूछ ले, यूआरएल का फुल फॉर्म पूछ सकता है। बाकी यूआरएल पे क्या क्या होता है पहले भी आ चुका, फिर रिपीट किया है। यूआरएल पे इसमें से क्या क्या लिखा होता है बोलो। यूआरएल पे इसमें से क्या क्या लिखा होता है। प्रोटोकॉल तो होता ही है, प्रोटोकॉल लिखा होता है, पाथ होता है। तो प्रोटोकॉल और पाथ कहाँ, इसी में लिखा है देखो डी में। तो उसको मत करो, इसको कर लो।
पेपर इस तरह से बनाया जाता है कि 100% क्वेश्चन नहीं कर पाओ, कोई सेमेस्टर एग्जाम नहीं है, कंपटीशन है ना, तो जानबूझ के कुछ क्वेश्चन डाले जाते हैं कि उनको मत करो, उनको करोगे नेगेटिव आएगा, दिक्कत है। पेपर में वो ढूंढ लो जो आपसे बनता हो, सारे के चक्कर में पड़ो ही मत। CGI कॉमन गेटवे इंटरफेस 2-3 बार क्वेश्चन आ चुका है इस पर। वेबसाइट के पेजेस वगैरह जो बनाए जाते हैं ये उससे कुछ रिलेटेड चीज है। CGI कॉमन गेटवे इंटरफेस डायनेमिक डॉक्यूमेंट होता है ये। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट आर क्रिएटेड एंड हैंडल बाय CGI डायनेमिक डॉक्यूमेंट, ये वेबसाइट वगैरह से रिलेटेड है, वेब पेजेस वगैरह को जो हैंडल करना उससे रिलेटेड है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग लर्निंग uses web technology to conduct conventional classes with distant learner। जैसे हम इसी की बात कर लें, ट्रेडिशनल तरीके से हम क्लास करा रहे हैं और लर्नर दूर दूर बैठे हुए हैं। हम क्लास करा रहे हैं, लर्नर दूर दूर बैठे हुए हैं, कोई अरुणाचल बैठा है, कोई बंगाल बैठा होगा। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग लर्निंग यूजेस वेब टेक्नोलॉजी टू कंडक्ट कन्वेंशनल क्लासेस विद डिस्टेंट लर्नर। तो इसको क्या बोला जाएगा? इसको बोला जाएगा इंस्ट्रक्टर लेड ई लर्निंग। है तो ये ई लर्निंग, यहाँ बैठे बैठे दूर तक कोई पढ़ पा रहा है तो ये ई लर्निंग है। लर्नर लेड या इंस्ट्रक्टर लेड? इंस्ट्रक्टर हैंडल कर रहा है चीजों को। ई लर्निंग में लर्नर लीड कर रहा है कि इंस्ट्रक्टर लीड कर रहा है? इंस्ट्रक्टर लीड कर रहा है, इंस्ट्रक्टर लेड होगा। ये टफ नहीं है भाई। ऑनलाइन एजुकेशन की बात कर रहा है तो ई लर्निंग तो होगा ही, तो ये तो वैसे ही हट गया। ऑनलाइन एजुकेशन ई लर्निंग कहा जाता है। अब लर्नर लेड है या इंस्ट्रक्टर लेड है? इंस्ट्रक्टर लेड। कंट्रोल उसके पास है, इंस्ट्रक्टर लीड कर रहा है। यहां पर कंट्रोल सब इंस्ट्रक्टर के पास है। Which one of the following framework is developed to assess the value of the increasing investment made on e-governance project in terms of service, technology, replicability, sustainability in various state? इनमें से कौन सा फ्रेमवर्क डेवलप किया गया है असेसमेंट के लिए कि ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट वगैरह में इन्वेस्टमेंट वगैरह बढ़े, सर्विस अच्छा हो, टेक्नोलॉजी आर्किटेक्चर अच्छा, रेप्लिकेबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी भारत के राज्यों में हो सके? इसको ई गवर्नेंस असेसमेंट फ्रेमवर्क बोला गया था। पुराना क्वेश्चन है ये, करंट का ही पुराना क्वेश्चन है। इसको ई गवर्नेंस असेसमेंट फ्रेमवर्क बोला गया। नाम से वैसे क्वेश्चन से क्लियर हो रहा है इसमें से कौन सा फ्रेमवर्क है। असेसमेंट वर्ड लिखा है तो यही है ई गवर्नेंस असेसमेंट फ्रेमवर्क। ई गवर्नेंस असेसमेंट फ्रेमवर्क, वहीं से क्लियर हो रहा है ये। क्लाउड कंप्यूटिंग के टाइप्स बताए थे मैंने। क्लाउड कंप्यूटिंग में क्या क्या प्रोडक्ट्स, क्या क्या टाइप्स हैं, कौन सा नहीं है। डायरेक्ट क्वेश्चन है कॉपी का, कोई भी इसमें गलत नहीं कर सकता है, इसको कोई भी गलत नहीं कर सकता। क्लाउड कंप्यूटिंग के टाइप्स बताए थे मैंने, इनमें से कौन सा क्लाउड कंप्यूटिंग क्लाउड नहीं, कोई सर्विस नहीं है। कौन क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस नहीं है, जबरदस्ती बनाया गया नाम है? बोलो। इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, बिग डाटा एज ए सर्विस, कौन कौन से पढ़ाए हैं मैंने? क्लाउड कंप्यूटिंग सभी ने पढ़ा हुआ है। कौन क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस में नहीं आता इसमें से? क्लाउड कंप्यूटिंग क्या? इंटरनेट के माध्यम से कई सारी सर्विसेज देना। आपको वेबसाइट बनानी हो, ऐप बनाना हो, सर्वर चाहिए हो, ऑनलाइन डाटा एक्सेस करना, बहुत सारी चीजें ऑनलाइन बनी बनाई आपके लिए अवेलेबल है क्लाउड कंप्यूटिंग के माध्यम से। बी डास नाम से हमने कोई क्लाउड सर्विस नहीं पढ़ाया आपको। आपके आईसीटी के नोट्स में भी देखोगे बी डास नाम से कोई सर्विस नहीं पढ़ाई है। ये होता है, ये भी होता है, ये भी होता है, ये तीनों तो होते हैं, इस नाम से कोई सर्विस नहीं पढ़ाया हमने। ठीक है। डाटा इंक्रिप्शन, कोडिंग, क्रिप्टोग्राफी जो की जाती है, की साइज क्या होता है? क्रिप्टोग्राफी मतलब आर्ट ऑफ सीक्रेट राइटिंग। क्रिप्टोग्राफी का क्या मतलब होता है? आर्ट ऑफ सीक्रेट राइटिंग। जो कोडिंग वोडिंग करते हो कि हर कोई उसको ना समझ पाए, कंप्यूटर की भाषा में क्रिप्टोग्राफी मतलब आर्ट ऑफ सीक्रेट राइटिंग। क्रिप्टोग्राफी वगैरह के मतलब बताए हुए हमने। पूछा ये कुछ और रहा है, पूछ रहा है की साइज क्या होता है डाटा इंक्रिप्शन में? 56 बिट। अब ये जो इन सब चीजों को जानते हैं वही बता पाएंगे। 128 नहीं, 56 बिट। अब ये कोर जाके अंदर से क्वेश्चन पूछ रहा है, ये भी सिविल मैकेनिकल से नहीं बनेगा। तो कंप्यूटर वगैरह का बिल्कुल आइडिया नहीं है तो कहां से बनेगा? नहीं करना, छोड़ देते हैं इसको। सिविल मैकेनिकल क्या करेगा इसमें, उससे मतलब कहीं नहीं है।
पूछने को कुछ भी पूछ देगा, सब कुछ थोड़ी कर लोगे यार, ना हर कोई सब कुछ पढ़ा सकता है ना पढ़ सकता है। अब सिविल मैकेनिकल से कंप्यूटर साइंस और आईटी पूछोगे, 4 ब्रांच पूछ लोगे तो कैसे बन जाएगा? इसी इलेक्ट्रिकल को आसान पड़ेगा, इसी वाल इलेक्ट्रिकल को भी क्या, इसी को और कंप्यूटर वालों को उनके मतलब का है। तो इसीलिए तो पेपर टफ हो गया था ना। पेपर टफ का मतलब ये नहीं कि पेपर बड़ा रिलीवेंट बनाया गया है, क्वेश्चन का लेवल आप ऊपर नीचे कर दो उससे दिक्कत नहीं है, एब्सर्ड टॉपिक पूछ देते उससे दिक्कत है, एब्सर्ड टॉपिक पूछ देते उससे परेशानी है। पेपर का लेवल ऊपर नीचे कर दो उससे नहीं परेशानी। पेपर टफ तब बोला जाता है टॉपिक ही आउट ऑफ द बॉक्स डाल दिए जाए, तब वो पेपर टफ है। कोड ऑफ कंडक्ट, कोड ऑफ कंडक्ट में क्या सही नहीं है? जैसे प्रोफेशनल कोड ऑफ एथिक्स की हम बात कर लें, सोसाइटीज प्रोफेशनल कोड ऑफ एथिक्स वगैरह जो बनाती हैं, उसके लिए क्या सही नहीं है? इसका पर्पस होता है जो मेंबर्स हैं उनके कंडक्ट को रेगुलेट करना। मेंबर्स जो हैं, जैसे मान लो डॉक्टर्स हैं, लॉयर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, उनका व्यवहार रेगुलेट हो, प्रोफेशनल प्रोफेशनल की तरह बिहेव करे। दीज आर द ब्रॉडर सेट ऑफ प्रिंसिपल जो इन्फॉर्म स्पेसिफिक लॉ गवर्नमेंट एक्शन की जानकारी भी देते हैं कि इस दायरे में रहकर काम करना है। दीज ट्रांसलेट द वैल्यू इनटू बिहेवियर स्टैंडर्ड, स्टेक होल्डर इंटरेस्ट, ये सब सही है। ये जनरल प्रिंसिपल्स हैं, जनरल प्रिंसिपल्स नहीं है, ये स्पेसिफिक प्रिंसिपल्स हैं। जनरल गाइडिंग प्रिंसिपल नहीं है, नॉर्मल बोलचाल की भाषा नहीं है, ये स्पेसिफिक प्रिंसिपल्स हैं। नॉट वाला ये होगा। दीज कवर जनरल गाइडिंग प्रिंसिपल, जनरल नहीं स्पेसिफिक प्रिंसिपल, प्रोफेशनल से रिलेटेड स्पेसिफिक प्रिंसिपल कि उस प्रोफेशन के लोगों के लिए स्पेसिफिकली क्या होना चाहिए। ये इन जनरल सबके लिए नहीं है, उस प्रोफेशन के लोगों के लिए क्या होना चाहिए, अलग अलग प्रोफेशन के लिए अलग अलग नियम होने चाहिए। तो ये स्पेसिफिक प्रिंसिपल है, जनरल नहीं। एक ये क्वेश्चन पूछा गया, किसने कहा, ये किसने कहा था कि वीक कैन नेवर फॉरगिव, कमजोर व्यक्ति लोगों को क्षमा नहीं करता। फॉरगिवनेस, क्षमा करना, ये मजबूत व्यक्ति का गुण है। कमजोर व्यक्ति क्षमा नहीं करता, बदला लेने की सोचता है। मजबूत व्यक्ति लेट गो कर देता है, क्षमा कर देता है किसी को, ज्यादा चीजों को कैरी नहीं करता। ये गांधी जी का स्टेटमेंट है। गांधी जी के कई सारे स्टेटमेंट, जैसे एन आई फॉर एन आई मेक्स द होल वर्ल्ड ब्लाइंड, कि आंख के बदले आंख की नीति, अगर हर कोई आंख के बदले आंख की नीति अपनाएगा संसार अंधा हो जाएगा। ये भी इन्हीं का कोट है। ये सीधा सीधा क्वेश्चन है मैचिंग का, ऑप्शन की भी जरूरत नहीं है, सीधे मैचिंग बताओ किसको किसके बताया हुआ है हमने। एथिक्स पढ़ रखा है, बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन। कुछ पता हो ना पता हो, मुझे सिर्फ एक लाइन बता दो, आपको इसमें कुछ ना पता हो, मुझे बस ये बता दो इमैनुअल कांट जो है उसको किससे जोड़ा हमने। सारा छोड़ो तुम, इमैनुअल कांट को किससे जोड़ना है ये बताओ मुझे। इमैनुअल कांट आपने किस में पढ़ा था? डी ऑन्टोलॉजी ऐसी कोई चीज पढ़ी थी? इमैनुअल कांट, इमैनुअल कैंट क्या बता रहे हैं? ड्यूटी एथिक्स, वेरी गुड। इमैनुअल कैंट सीधे सीधे कनेक्ट होता है ड्यूटी एथिक्स से, और जॉन लॉकी ये कनेक्ट होता है राइट एथिक्स से। दोनों एक साथ पढ़ाए थे हमने। ड्यूटी वाले में सीधे ढूंढना है इमैनुअल कैंट, और जॉन लॉकी राइट एथिक्स। तो सी का 2 और डी का 1, सी का हो गया इमैनुअल कैंट और डी का हो गया 1। तो लास्ट में पहले 21 नंबर देखो कहां लिखा है, लास्ट में 21 नंबर, 21 नंबर बन गया आंसर। कुछ मालूम हो ना मालूम हो ये तो बन ही सकता था। जेएस मिल भी पढ़ाया हुआ है मैंने, जेएस मिल, रिचर्ड ब्रांड नहीं पढ़े हो पर जेएस मिल भी पढ़े हुए तो भी बन जाता, तो भी कोई दिक्कत नहीं। 43-21 ही आंसर होगा। तो देखो कुछ क्वेश्चन गंदे थे तो कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट भी हैं। पेपर इसीलिए बैलेंस बनाया जाता है, बनाने वाले को पता है वो क्या पूछ रहा है। कुछ क्वेश्चन गंदे हैं तो डायरेक्ट भी हैं। अब आईसीटी गंदा था तो एथिक्स आसान था इसमें। 4 कार्डिनल वर्च्यू जो पढ़े थे, विजडम, करेज, टेम्परेंस, जस्टिस, किसने दिए थे ये? कार्डिनल वर्च्यू वाला जो पढ़े थे 4 प्रिंसिपल, वो किसने दिए थे? बोलो।
कार्डिनल वर्च्यू प्लेटो, पढ़े हो क्लास में, प्लेटो। ग्रुप थिंकिंग, किसने कहा था कि ऑर्गेनाइजेशन में अगर ग्रुप थिंकिंग हो, लोग बैठकर सलाह मशवरा करें, तो ये भी एक जरूरी फीचर है, इससे बढ़िया सॉल्यूशन निकलते हैं। ग्रुप थिंकिंग ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक अच्छा फीचर है, जिसमें कई लोग बैठ के सजेशन दे, बातचीत करें, निर्णय लेना आसान होगा, बेहतर निर्णय होंगे। तो ग्रुप थिंकिंग वाला जो कंसेप्ट है, हैज बीन सजेस्टेड बाई, ग्रुप थिंकिंग हैज बीन सजेस्टेड बाई अब्राहम मैस्लो की थ्योरी मैंने आपको पढ़ाई है, वहां पर इस तरह का कोई जिक्र हमने नहीं किया। अब्राहम मैस्लो पढ़ाया हुआ है, वहां इस तरह का जिक्र नहीं किया। अब्राहम मैस्लो तो आपका डेवलपमेंट को बात थी ना वहां पर, तो कि पहले आप अपने लिए काम करते हो, फिर आप सोशल रिकॉग्निशन चाहते हो, फिर आप और ऊपर के स्तर पे साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट रिलेटेड था वो, वहां ग्रुप थिंकिंग की बात नहीं थी। अब्राहम मैस्लो वाले में साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट, पहले कोई व्यक्ति अपना डेवलपमेंट करता है, फिर समाज में रिकॉग्निशन चाहता है, फिर और ऊपर, फिर वो समाज में कुछ काम करता है कि उसका नाम हो जाए, और ऊपर का जब समाज का स्तर बढ़ता है मैच्योरिटी का, तब वो बिना किसी लालच के समाज की सेवा करता है। ये बताया था, पिरामिड सा बना के बताया था वहां पर। तो अब्राहम मैस्लो में तो ऐसा कोई जिक्र नहीं किया था, इरविंग जेनिस था ये। अब इस तरह के क्वेश्चन कहां से आप बना पाओगे, पर्सन का नाम पूछ रहा है, इतने सारे टर्म, इतनी सारी थ्योरी, सारे पर्सन का नाम थोड़ी याद कर पाओगे। इस तरह के क्वेश्चन नहीं बनने एग्जाम में, अटेम्प्ट करोगे तो गलत करोगे। ठीक है, अब इतने सारे कहीं से एक वर्ड उठा दिया कि ये वर्ड किसने दिया था, बनाने वाले ने कॉपी पेस्ट कर दिया, उसको खुद भी नहीं पता होगा, उसने कॉपी पेस्ट कर दिया, पर आप थोड़ी सारी चीज जान पाओगे, और आप में टीचर भी नहीं जान पाएगा। कंटेंट तो अनलिमिटेड चीज है। टेक्निकल एग्जाम, और ये सोचो इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम है, टेक्निकल पढ़वा रहे हैं अलग, नॉन टेक में ये पूछ रहे हैं। इस तरह के क्वेश्चनों को ना करते तो बेहतर था। यही समझना सबसे बड़ी बात है, किसको करना है और किसको नहीं करना है। ठीक है, यूपीपीएससी एई में भी और ईएस में भी सबसे इंपॉर्टेंट है किसको नहीं करना। जो नहीं करना उसको नहीं करना, कोई सिर पैर नहीं पता जहां पर, मत अटेम्प्ट करो उसको। जो आता है उसको ढूंढो कि वो गलत ना हो बस। इनएप्रोप्रिएट स्टेटमेंट, इंटीग्रिटी के बारे में कौन इनएप्रोप्रिएट बात है, सत्यनिष्ठा, इंटीग्रिटी के बारे में तो मैं काफी चर्चा की थी। इनएप्रोप्रिएट स्टेटमेंट कौन है इसमें, इंटीग्रिटी सिंपली ट्रुथफुलनेस की बात कर देता है, नहीं, ट्रुथ से भी बड़ा शब्द है इंटीग्रिटी, ट्रुथ या ऑनेस्टी से भी बड़ा शब्द है इंटीग्रिटी। ये सिंपली बस ट्रुथफुलनेस या झूठ ना बोलने की बात है, नहीं। इंटीग्रिटी को हमने प्रॉपर डिफाइन किया हुआ, इंटीग्रिटी का क्या मतलब होता है। कोई चीज कहीं गलत हो रही है और उस समय भी चुप रह जाना, ये भी इंटीग्रिटी की पहचान नहीं है, वो भी गलत है। तो इंटीग्रिटी का मतलब सिंपली ट्रुथफुलनेस या झूठ बोलने से बचना सिर्फ इतना होता है क्या, नहीं, इंटीग्रिटी से कहीं बड़ी चीज है। इंटीग्रिटी को हम प्रॉपर एक्सप्लेन कर रखा है, उसके सारे एस्पेक्ट बताए हुए हैं। सिर्फ सच, सिंपली ट्रुथफुल होना या झूठ बोलने से बचना, बस इतनी ही इंटीग्रिटी है, नहीं, इससे कहीं बड़ी टर्म है और कंप्रहेंसिव है। इससे डेडिकेशन और कमिटमेंट दिखना चाहिए यहाँ पर, कि कुछ भी गलत हो रहा था उसको बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं, जहां बोलना है वहां बोल भी रहे हैं। विसल ब्लोइंग, मान लो आप कहीं एम्प्लॉई थे और आपने उस कंपनी में कोई गलत एक्टिविटी हो रही थी, उसको बाहर लाए, आप विसल ब्लोइंग कर रहे हो। विसल ब्लोइंग के साथ क्या क्या रिस्क जुड़े हुए हैं, ये किन किन चीजों को प्रभावित कर देता है। आप किसी इंडस्ट्री फैक्ट्री में काम कर रहे थे, वो कंपनी कोई केमिकल बना रही थी, वो केमिकल नदी में गिरता, बहुत टॉक्सिक था, तो आप ये जानकारी बाहर लाना चाह रहे थे, विसल ब्लोइंग करना चाह रहे थे कि पहले आपने कोशिश की कंपनी में ये चीज रुक जाए, नहीं रुकी तो आप मीडिया के सामने जा रहे थे। तो विसल ब्लोइंग करना किन किन चीजों को प्रभावित कर देता है। पीयर मतलब आपके कलीग, कंपनी में जो आपको कलीग हैं। देखो जॉब में दोस्त नहीं हुआ करते, शुरू में लोगों को लगता है कि दोस्ती यारी है, जॉब में दोस्त नहीं होते, जॉब में कंपटीटर होते हैं, कलीग होते हैं। तो कभी भी अपने अंदर की चीजें शेयर नहीं करनी चाहिए, बहुत बड़ी मूर्खता है कि जिस जहां पर काम कर रहे हैं वहीं आप किसी को दोस्त मानकर अपनी चीजें शेयर कर रहे हैं, और जब आप शेयर करेंगे आगे जाके आपको वहीं पे सबसे बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा कि वो पर्सन ऐसी जगह पर उस बात को बोल देगा जहां आपको शर्मिंदा होना पड़ जाएगा या आपका कोई बड़ा नुकसान कर देगा।
तो कभी भी जॉब में हो या जॉब में जाएं, इस बात का ध्यान रखें, जॉब में दोस्त नहीं होते, कलीग होते हैं और कंप्यूटर होते हैं। वो सिर्फ उनका फोकस होता है आपकी कमियां पता लग जाएं और उसको उस मौके पर वो भुनाएगा कि जब आपको शर्मिंदगी हो या बहुत बड़ा कोई नुकसान हो जाए और आप शॉक्ड हो जाओगे कि ये क्यों बोल पड़ा, और बाद में कह देगा यार गलती से निकल गया मुंह से, जबकि वो प्लान करके किया गया। ठीक, तो पीयर कलीग जो आपकी काम जहां कंपनी में काम कर रहे हैं साथ के लोग, पीयर प्रोफेशनल रिलेशनशिप ये प्रभावित होगी। कंपनी, मान लो आप कोई विसल ब्लोइंग कर रहे हो, कंपनी के साथ कोई बाहर चीज निकाल रहे हो, तो साथ के लोग आपसे कटने लगेंगे कि इसको कंपनी से निकाला जाएगा कि हम भी लपेटे में ना आ जाएं, तो वो आपसे कटने लगेंगे। रिलेशनशिप विद मैनेजमेंट बिल्कुल खराब होगी, कंपनी के साथ रिलेशन अच्छे कैसे मेंटेन रह पाएंगे, आप कंपनी को नुकसान कर रहे हो। और क्योंकि आप ऐसा काम कर रहे हो, स्ट्रेस में रहोगे या आपकी जॉब चली जाएगी, फैमिली रिलेशन भी प्रभावित होंगे। स्ट्रेस में रहोगे या कोई लाइफ थ्रेट भी हो सकता है या जॉब चली जाएगी, तो फैमिली रिलेशन पर भी इंपैक्ट आएगा। साइकोलॉजिकली जब आप अफेक्ट होगे तो उसका इफेक्ट तो फैमिली पर भी आएगा। तीनों चीजें प्रभावित होंगी, प्रोफेशनल लाइफ, पर्सनल लाइफ दोनों प्रभावित होगी विसल ब्लोइंग से। कई मूवीज वगैरह भी हैं इसके ऊपर, आप देखते हो आदमी परेशान है, बिल्कुल लोग पीछे पड़े हैं, फैमिली स्ट्रेस में आ गई है। 1 2 3 विसल ब्लोइंग तीनों को प्रभावित करता है। कोलबर्ग प्रिंसिपल और कैरल गिलिगन प्रिंसिपल दोनों पढ़ाए हुए हैं। तो जो क्वेश्चन गंदे हैं, कुछ क्वेश्चन अच्छे भी हैं जो आसानी से बन जाएंगे, हम उस पर फोकस करें। तो कैरल गिलिगन इज एसोसिएटेड विद, कैरल गिलिगन इज एसोसिएटेड विद, कोलबर्ग वाले प्रिंसिपल में कैरल गिलिगन को कुछ कमी लगी, उन्होंने अपना एक सिद्धांत दे दिया कि कोलबर्ग की प्रिंसिपल जो है वो वुमेन को ज्यादा कवर नहीं कर पा रहा है। कैरल गिलिगन ने क्या कहा कि जो कोलबर्ग का सिद्धांत है वो ट्रू सेंस में वुमेन को कवर नहीं कर रहा, उसका पूरा फोकस जस्टिस पर है, केयर पर नहीं, तो वो ज्यादा वुमेन की तरफ इंक्लाइंड नहीं है। कैरल गिलिगन ने जो थ्योरी दी उसमें केयर पे ज्यादा फोकस किया, कोलबर्ग ने जस्टिस पे ज्यादा फोकस किया था। कोलबर्ग ने जो थ्योरी दी थी उसका ज्यादा फोकस जस्टिस पर था, पर गिलिगन ने कहा कि विमेन को भी अगर कवर करता कोलबर्ग अगर लॉरेंस कोलबर्ग थ्योरी अगर वुमेन को भी कवर करती तो कहीं ना कहीं वो इमोशन या केयर की बात भी करता। तो फिर इन्होंने अपनी थ्योरी दी जिसमें केयर पर फोकस रखा। कोलबर्ग में जस्टिस पर था, गिलिगन में केयर पर फोकस था। दोनों कॉपी की लाइनें हैं, कोलबर्ग भी पढ़ाया हुआ है, गिलिगन भी पढ़ाया हुआ है। पियाजे की थ्योरी पढ़ाई हुई है, अब्राहम मैस्लो पढ़ाया हुआ है। सॉरी। हुच एंड बॉटल लेगिंग, ये बोतल की बात हो रही, किसके बारे में होगा ये? हुच एंड बोटल लेगिंग रेफर टू, किससे संबंधित है? हुच एंड बोटल लेगिंग रेफर टू, लिकर रिलेटेड है ये, लिकर रिलेटेड, द प्रोहिबिशन लॉ ऑन अनएथिकल प्रैक्टिसेस रिलेटेड टू लिकर, अनएथिकल प्रैक्टिसेस रिलेटेड टू लिकर, इससे संबंधित है। स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स मंत्रालय, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने खेलो इंडिया यूथ गेम का आयोजन 2021 में किया था। कुछ नए खेलों को शामिल किया था, कौन इसमें से नहीं था? मार्शल आर्ट वगैरह के कुछ गेम शामिल किए थे खेलो इंडिया गेम्स में, खेलो इंडिया गेम्स में मार्शल आर्ट वगैरह कुछ गेम शामिल किए थे, कौन शामिल नहीं हुआ था? लगोरी। मार्शल आर्ट जो है ना, थंगटा, ये नॉर्थ ईस्ट का है, कलारीपयट्टू केरल का है, कलारीपयट्टू केरल का है, गटका पंजाब का है, थांगटा ये मणिपुर वगैरह का है, नॉर्थ ईस्ट का। ये मार्शल आर्ट फॉर्म है अलग अलग। लगोरी जो है मार्शल आर्ट फॉर्म नहीं है, ACD इनको जोड़ा गया था। थांगटा, कलारीपयट्टू, गटका इनको शामिल किया गया था। करंट अफेयर का क्वेश्चन है उस साल का, अब जरूरत नहीं है। लगोरी इसमें से नहीं आता, ये मार्शल आर्ट फॉर्म नहीं था, ये बाकी मार्शल आर्ट फॉर्म थे, लगोरी शामिल नहीं हुआ था, नॉट पूछा था। ये पूछ सकता है कलारीपयट्टू क्या चीज है? मार्शल आर्ट है केरल का, केरल का मार्शल आर्ट फॉर्म है। करंट के इन्होंने कुछ और भी क्वेश्चन पूछे थे। वर्चुअल गैदरिंग, एग्रीकल्चर में इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए एक आयोजन कराया गया था। एग्रीकल्चर में इनोवेशन को प्रमोट करने के लिए कोई आयोजन कराया था, एग्री इंडिया नाम से। ये भी उस साल का करंट का क्वेश्चन है, करंट का उस साल का क्वेश्चन है, अभी नहीं मतलब है। एग्री इंडिया हैकाथॉन कराई गई थी एग्रीकल्चर में इनोवेशन को प्रमोट करने के लिए।
ये योजनाएं किन किन राज्यों की है? बांग्ला, बांग्ला दिख ही रहा है, वेस्ट बंगाल। उत्कर्ष बांग्ला योजना वेस्ट बंगाल। सूर्या स्कीम हरियाणा की थी। उत्कर्ष बांग्ला बंगाल, सूर्या स्कीम हरियाणा। एम्प्लॉयमेंट लिंक स्किल ट्रेनिंग राजस्थान का था, ये वाला असम का था। तो 1 4 1 4 3 2 14 32 1432 करंट की योजना है उस समय की, किन किन राज्यों की क्या स्कीम है, अब जरूरत नहीं है। हुनर हाट नाम का आयोजन किया गया था कलाकारों को प्रमोट करने के लिए, उनके बनाए हुए प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए। तो हुनर हाट का आयोजन 2020 के आसपास कहां पर हुआ था? रामपुर में कराया गया था। अब मतलब का नहीं है। करंट के क्वेश्चन कई आए थे इसमें, उस साल के मतलब का था, अभी जरूरत नहीं है। 21 का पेपर है, 20 का करंट अफेयर पूछा गया है, 1 साल का डाटा। तो हुनर हाट जहाँ पे कलाकार अपने प्रोडक्ट वगैरह को सेल कर पाए, प्रमोट हो पाए, रामपुर में आयोजन हुआ था, उत्तर प्रदेश। कौन सी किताब सही मैचिंग नहीं है? वन अरेंज मर्डर जो किताब है चेतन भगत की है, 2020 का क्वेश्चन। वन अरेंज मर्डर चेतन भगत। अब इंजीनियरिंग सर्विसेज में इस तरह के टॉपिक सिलेबस का पार्ट नहीं है, पर क्वेश्चन देखो बुक्स एंड ऑथर पे ही पूछ दिया। तो सिलेबस बहुत क्लियर नहीं मेंशन करते हैं, वही बताया मैंने। यूपीपीएससी एई में भी इन्होंने फिजिक्स केमिस्ट्री या लाइफ साइंस लिखा नहीं है। क्वेश्चन एग्जाम में दिखाए थे मैंने आपको, फिजिक्स केमिस्ट्री या लाइफ साइंस लिखा नहीं था, क्वेश्चन मैंने दिखाए थे। पूछने में कुछ भी पूछ देते हैं, सिलेबस क्लियरली लिखते भी नहीं। पेपर होने के बाद पता लगता है ये भी आ गया था। यूपीपीएससी का पेपर मैंने करवाया भी था सॉल्व इसीलिए। पर ये मान के चलेंगे कि लाइफ साइंस फिजिक्स केमिस्ट्री एक भी नहीं आ सकता, तो गलत है। कुछ क्वेश्चन आपको दिख जाएंगे। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो बनाई गई, उसके बारे में क्या सही नहीं है? तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में वोकेशनल ट्रेनिंग वगैरह को भी जोड़ा गया है कि सिर्फ रट्टाफिकेशन पे फोकस ना हो, वोकेशनल कोर्सेज वगैरह भी लोगों को कराए जाएं, लोगों का स्किल डेवलपमेंट भी हो पाए। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कई चीजों को कवर कर रही है। इट प्रपोजेस स्वीपिंग चेंजेस इन द एजुकेशन सिस्टम, प्री प्राइमरी से लेके पीएचडी लेवल तक, और स्किल डेवलपमेंट पर भी फोकस है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो अभी है नई, उसमें प्री प्राइमरी से लेकर पीएचडी तक काफी बड़े चेंजेस किए गए हैं, और स्किल डेवलपमेंट में फोकस है। वोकेशनल कोर्सेज वगैरह भी कराए जाएं, जिससे बच्चा स्कूल से निकले कई चीजें वो जानता हो, स्किल भी उसके अंदर कुछ हो। It states that university from among top 100 in the world will be able to set up campuses in India. फॉरेन यूनिवर्सिटीज भी अपने कैंपस इंडिया में स्टैब्लिश कर सकते हैं, उनको भी अलाउ किया गया। फॉरेन यूनिवर्सिटीज भी अपने कैंपस वगैरह इंडिया में स्टैब्लिश कर सकते हैं। 60% ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो, जीईआर का मतलब है ग्रॉस इनरोलमेंट, ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो। अब इतने साल हो गए, 21वीं सदी चल रही है, ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो शिक्षा सभी को मिले। 2030 तक ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो 100% अचीव करना टारगेट है। ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो 2030 तक 100% अचीव करना टारगेट है। 21वीं सदी चल रही है, अभी भी 60% से काम थोड़ी चलेगा। सभी लोग शामिल हो तो ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो 60% नहीं 100% होना चाहिए। तो नॉट करेक्ट पूछा है, नॉट करेक्ट यही हो जाएगा। क्वेश्चन पूछा गया नॉट करेक्ट, नॉट करेक्ट यही आंसर हो जाएगा। नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क, करंट अफेयर में भी पढ़ा रखा है मैंने। ये 2020 का डाटा आया था, उस समय टॉप यूनिवर्सिटी को, टॉप कॉलेज कौन सा था? एनआईआरएफ की जो रैंकिंग आती है कॉलेजेस वगैरह की, टॉप कॉलेज कई साल से कौन लगातार कई साल टॉप पे रहा है? एनआईआरएफ की रैंकिंग में टॉप कॉलेज आईआईटी मद्रास, आईआईटी मद्रास। इनजेनिटी, इनजेनिटी पढ़ा रखा है, क्या चीज है इनजेनिटी? साइंस एंड टेक में ही पढ़ाया था, करंट अफेयर में ही पढ़ाया था, दोनों में पढ़ाया हुआ है। इनजेनिटी के बारे में क्या बात सही है? बोलो भाई, क्या होना चाहिए?
बोलो भाई, 2 ही 4 लोग आंसर क्यों कर रहे हो? बाकी लोगों को नहीं पढ़ाया है क्या? एग्जाम में यही डिफरेंस आ जाता है, टीचर सबको बराबर पढ़ा रहा है, पर क्या कारण है कि कुछ ही लोग आंसर कर रहे हैं, बाकी लोग नहीं कर रहे? तो टीचर के एंड पे गलती है या आपके तैयारी करने में गलती है? भाई आप देख रहे हो कुछ बच्चे हैं वो सब लगातार आंसर कर रहे हैं, कुछ लोग कुछ नहीं रिस्पॉन्ड कर पा रहे हैं, पढ़ाया सबको बराबर ही गया है, और सबको सेम अप्रोच बताई गई है। सबको सेम अप्रोच बताई गई है, तो कुछ लोग बता रहे हैं, कुछ नहीं बता रहे। ये अनमैन्ड हेलीकॉप्टर है, मार्स पे भेजा गया, 0.6 मीटर टॉल, 1.8 से कम वेट है, हैबिटेबिलिटी के लिए 1 2 3 1 2 3 तीनों सही है। नासा की कौन सी एस्ट्रोनॉट हैं जो 328 दिन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे गुजारा है? वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है इन्होंने, 328 दिन स्पेस में गुजारे हैं। कौन एस्ट्रोनॉट हैं, इतना लंबा समय गुजारा? ये भी पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है, बताया था ये भी, बोलो। इसमें से एक ही 2 नाम जानते हो गए आप जो मैंने पढ़ाए हैं, एक ही 2 नाम पढ़ाया है, बताया भी था, बहुत लंबा समय स्पेस में गुजारने का अनुभव है इनको। क्रिस्टीना कोच, क्रिस्टीना कोच। कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज इंटरनेशनल एक मीटिंग हुई माइग्रेटरी स्पीसीज के बारे में, सीएमएस बोलते हैं इसको। कॉप मतलब मीटिंग हुई, माइग्रेटरी स्पीसीज संबंधित, क्योंकि इंडिया में हुई थी उस साल, इसलिए क्वेश्चन आया था। माइग्रेटरी स्पीसीज के बारे में मीटिंग इंडिया ने कराया था, इसलिए क्वेश्चन आया था। इसमें से कौन कौन से प्रोग्राम के बारे में बात सही है? देखो, निष्ठा प्रोग्राम है टीचर ट्रेनिंग के लिए, स्कूल के टीचर प्रिंसिपल उनको ट्रेनिंग दी जाए, इसके लिए निष्ठा प्रोग्राम पढ़ाया था, ये आईसीटी में पढ़ाया था। निष्ठा प्रोग्राम टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम है, करेक्ट। स्वनिधि, कोविड लॉकडाउन में स्ट्रीट वेंडर की स्थिति खराब हो गई थी, तो दोबारा से उनको अपना रोजगार शुरू करने के लिए 10,000 रुपए का वर्किंग कैपिटल लोन, 10,000 रुपए का वर्किंग कैपिटल लोन ये दिया जाए, जिससे दोबारा अपना लिवलीहुड, अपनी आजीविका शुरू कर सके। तो स्ट्रीट वेंडर के लिए था स्वनिधि योजना, स्ट्रीट वेंडर के लिए, कि कोविड लॉकडाउन में स्थिति खराब हुई तो स्वनिधि योजना के तहत 10,000 रुपए का वर्किंग कैपिटल लोन दिया जाए। एक अभी कुछ टाइम पहले स्वामित्व योजना शुरू हुई, स्वामित्व योजना के तहत बांटे जा रहे हैं प्रॉपर्टी कार्ड्स, कि प्रॉपर्टी वगैरह के बहुत डिस्प्यूट होते हैं, प्रॉपर्टी कार्ड बांटे जाएं, जिससे एक्चुअल ओनर जो है वही पता रहेगा, डिस्प्यूट कम होंगे। स्वामित्व योजना, तो योजनाओं पे क्वेश्चन बनता है। स्वनिधि था स्ट्रीट वेंडर्स के लिए, स्वामित्व है प्रॉपर्टी कार्ड का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाए, जिससे प्रॉपर्टी वगैरह के डिस्प्यूट सामने ना आए, जो जेन्युइन ओनर है प्रॉपर्टी कार्ड दिए जाएं, फ्यूचर में डिस्प्यूट वगैरह को वो करने के लिए, हटाने के लिए। तो निष्ठा टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम, स्वनिधि वर्किंग कैपिटल लोन, ऑप्शन जो बनाए हैं उसमें हमें 2 ही टिक करने हैं, 2-2 का पेयर बनाया हुआ है, तो 1 तो होना ही है, 1 होना है, तो ये गया, ये गया, ये भी चला गया, 1 और 3, 1 होना ही है, तो 1 और 3 बनेगा फिर तो। मनोदर्पण जो है बच्चों को साइकोलॉजिकली सपोर्ट करने के लिए, एग्जाम वगैरह के समय जो स्ट्रेस रहती है उनको, तो साइकोलॉजिकल सपोर्ट बच्चों को किया जाए, डिप्रेशन वगैरह में ना जाए। ये टूरिज्म के लिए नहीं है, मनोदर्पण टूरिज्म के लिए नहीं है, बच्चों को साइकोलॉजिकल सपोर्ट के लिए है। सत्यभामा रिसर्च एंड डेवलपमेंट माइनिंग सेक्टर में, रिसर्च एंड डेवलपमेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल माइनिंग सेक्टर में, उसके लिए सत्यभामा, माइनिंग सेक्टर में रिसर्च एंड डेवलपमेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी का यूज। तो 1 और 3 ही आंसर बनेगा, 1 और 3। अब इसमें गड़बड़ क्या है, इन्होंने ईयर लिख रखा है 2020 में इनिशिएट हुआ हो। मैंने बताया ना, बनाने वाले खुद भी ध्यान नहीं देते। निष्ठा जो योजना है 2019 की है, ऑप्शन आपके पास चॉइस नहीं है, ऑप्शन आपको कोई एक लगाना पड़ेगा। निष्ठा योजना ईयर की पे अगर जाएंगे तो गलत हो जाएगा क्वेश्चन, ईयर 2019 है निष्ठा का, और ऑप्शन इस तरह से बनाए हैं तो आपके पास चॉइस नहीं है, टिक करना पड़ेगा भाई। 1 और 3 ओनली होगा, यूपीएससी ने 1 और 3 दिया है, पर ईयर पे ध्यान नहीं दिया खुद, 2020 लिखा है योजना, 2019 की योजना है निष्ठा, 20 की नहीं है।
तो वही है ना, बनाने वाले के दिमाग में क्या था, अब उसने आंसर दे दिया तो वो ठीक मान लिया जा रहा है, जबकि एक्यूरेट उस पे जाए तो आंसर सही नहीं है, क्योंकि ईयर के साथ भी अगर देखेंगे तो निष्ठा 2019 की योजना है। तो ऐसा नहीं कि यूपीएससी में गलतियां नहीं होती हैं। अब गलत आंसर पे क्या करोगे, जब वो गलती दे रहे हैं कि ये वाला टिक करो, निष्ठा वाला सही है उनके हिसाब से, स्कीम ठीक है, गड़बड़ है ईयर में, ईयर लिख क्यों दिए फिर वहां पर, ईयर ना लिखते। गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड, इंस्टाग्राम को ज्वाइन करने में 4 घंटे के अंदर 1 मिलियन फॉलोवर जुड़ गए थे, किसके, कौन पर्सन था इंस्टाग्राम को ज्वाइन किया और 4 घंटे 44 मिनट के अंदर 1 मिलियन फॉलोवर हो गए। डेविड एटनबरो, बीबीसी के एंकर रहे हैं ये। प्लैनेट अर्थ एनवायरनमेंट के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री भी थी, उसमें आवाज इन्हीं की है, तो नरेटर है उसमें, जो उसमें बोलते हैं, बड़े पॉपुलर पर्सन है, एनवायरनमेंट वगैरह पे कई सारी डॉक्यूमेंट्री हैं जिसमें इन्हीं की आवाज, ज्यादातर आप डिस्कवरी पे बीबीसी पे देखे होंगे, इन्हीं की आवाज। प्लैनेट अर्थ जैसे बड़ी फेमस है, बीबीसी की जैसे प्लैनेट अर्थ, इन्वायरमेंट के ऊपर है। अटल टनल पढ़ाया हुआ है, अटल टनल के बारे में नॉट करेक्ट, नॉट करेक्ट। अटल टनल के बारे में क्या सही नहीं है, 5,000 कार और 2,500 ट्रक पर डे, गलत। 1,500 ट्रक और 3,000 कार कैपेसिटी ये है, 1,500 ट्रक 3,000 कार पर डे ये लिमिट है, ये गलत लिखा है 2,500 और 5,000, बाकी सही है। नॉट करेक्ट पूछा गया था, यही आंसर होगा। एबल प्राइज, मैथमेटिक्स के क्षेत्र में सबसे बड़ा सम्मान एबल प्राइज, देखो आया हुआ क्वेश्चन, मैथमेटिक्स के क्षेत्र में सबसे बड़ा सम्मान है एबल प्राइज, जिसको हम नोबल प्राइज ऑफ मैथमेटिक्स भी बोलते हैं। तो नए वाले सब पढ़ा रखे हैं, अवार्ड अवार्ड नए सब पढ़ा रखे हैं। ये 2020 21 का पेपर है, 20 का पूछा था, उस साल मिला था इनको, फ्रस्टेनबर्ग को, उस साल इनको मिला था। अब ये मतलब का नहीं है, जो लेटेस्ट वाले पढ़ा रखे हैं वो मतलब का है। हिलेल फ्रस्टेनबर्ग उस समय मिला था, अब नहीं मतलब का है। और ग्रेगोरी मार्गुलिस को उस समय पढ़ाया हुआ था, तब भी पढ़ाया हुआ था, अभी बताया हुआ है। नोबल प्राइज देखो पढ़ाए हुए डिटेल में, नोबल प्राइज भी पूछा हुआ है, इसमें पूछा है नॉट करेक्ट वाला, कौन सा इनकरेक्ट मैचिंग है, किसको क्या मिला था। हार्वी अल्टर इकोनॉमिक्स में नहीं था ये, मेडिसिन या फिजिक्स किसमें था, हार्वी अल्टर ये इकोनॉमिक्स में नहीं था, तो करेक्ट इनकरेक्ट मैचिंग है ये। अब पुराने वाले पढ़ने ही नहीं है आपको, 23-24 जो नए वाले पढ़ा रखे हैं बस वो मतलब के हैं, ये नहीं पढ़ना। पर क्वेश्चन आपको दिख रहा है कि अवार्ड वगैरह भी पूछा गया है। मोस्ट ऑफ डेमिंग डेडली डिजीज, किसी कंपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए सबसे खतरनाक 7 चीजें, उसको कहा, डेमिंग ने 7 वो दिए थे स्टेप्स, कि किसी कंपनी के लिए सबसे खतरनाक ये चीजें हैं, ये 7, उनको डेमिंग डेडली डिजीज बोला जाता है। मैं दिखा देता हूं इसका इमेज। डेमिंग डेडली डिजीज, बहुत ब्लड से आ रहा है तो।
ये है। तो एडवर्ड डेमिंग की 7 डेडली डिजीज कि ये फैक्टर्स होते हैं जो किसी संस्था को बर्बाद कर देते हैं। ये कुछ फैक्टर्स हैं जो कि संस्था को बहुत अफेक्ट करते हैं, नुकसान करते हैं। तो इसको डेमिंग डेडली डिजीज के नाम से जाना गया। लैक ऑफ कॉन्स्टेंसी ऑफ पर्पस, शॉर्ट टर्म प्रॉफिट पे ज़्यादा ध्यान लगाना, मतलब लॉन्ग टर्म विजन ना रखना। तो कोई कंपनी अगर शॉर्ट टर्म प्रॉफिट पे ज़्यादा फोकस करती है, लॉन्ग टर्म विजन लेकर नहीं चलती, तो प्रॉब्लम है। कॉन्स्टेंसी अगर कंसिस्टेंट नहीं है तो प्रॉब्लम है, अगर इसकी कमी है तो प्रॉब्लम है। परफॉर्मेंस वगैरह का सही इवैल्यूएशन ना किया जाए, एनुअल रिव्यू अगर ना किया जाए तो प्रॉब्लम है। टॉप मैनेजमेंट की मोबिलिटी बार बार चेंज करना, टॉप मैनेजमेंट को बार बार चेंज करना, ये प्रॉब्लम है। रनिंग अ कंपनी सिर्फ विजिबल फिगर्स के ऊपर कंपनी को चलाना, सिर्फ विजिबल फिगर पर ही फोकस करना, बस इसी पैरामीटर को लेकर चलना, कंप्रहेंसिव अप्रोच को फॉलो ना करना, बहुत ज्यादा मेडिकल खर्चे करना, या वकीलों की फीस बहुत देना, लीगल मामलों में बहुत पैसा खर्च करना, ये 7 बीमारियां मैनेजमेंट की मानी गई थी, ये कंपनी को बर्बाद कर देती हैं। बहुत ज्यादा मेडिकल खर्चे, बहुत ज्यादा वकीलों पर पैसा खर्च करना, या सिर्फ विजिबल फिगर को देख के कंपनी को चलाना, टॉप मैनेजर को मोबाइल मतलब चेंज करना, यहाँ से वहां शिफ्ट करते रहना, इनका इवेल्युएशन ठीक से ना करना, परफॉर्मेंस को ठीक से इवेल्युएट ना करना, कॉन्स्टेंसी ना रखना, और शॉर्ट टर्म प्रॉफिट पे फोकस करना, मतलब लॉन्ग टर्म विजन ना रखना, ये 7 बीमारियां मानी गई जो कंपनी को बर्बाद कर देती हैं। तो यही सवाल पूछा गया, कौन इसमें से डेमिंग डिजीज में इसमें से आएगा। मोस्ट ऑफ डेमिंग डेडली डिजीज इन्वॉल्व मैनेजमेंट की इमोबिलिटी, नहीं मोबिलिटी दिया था वहां दिया था मोबिलिटी, मैनेजमेंट को बार बार मोबाइल चेंज करना, यहां से वहां शिफ्ट करना, तो ये तो आंसर नहीं होगा। लॉन्ग टर्म ओरिएंटेशन डेमिंग डिजीज नहीं है, शॉर्ट टर्म ओरिएंटेशन डिजीज है। शॉर्ट टर्म फोकस वो प्रॉब्लम है डेमिंग वाले में। लॉन्ग टर्म विजन तो अच्छी चीज है, डेमिंग डिजीज नहीं है, लॉन्ग टर्म ओरिएंटेशन एक पॉजिटिव चीज है। और डेमिंग क्या कह रहे हैं, शॉर्ट टर्म ओरिएंटेशन वो बीमारी है, शॉर्ट टर्म अगर है तो बीमारी है। मैनेजमेंट अगर मोबाइल बार बार चेंज कर रहा है तो प्रॉब्लम है। हाई डिग्री ऑफ कॉन्स्टेंसी, यहां पर क्या था, लैक ऑफ कॉन्स्टेंसी। हाई डिग्री ऑफ कॉन्स्टेंसी है तो कंपनी के लिए अच्छी चीज है, यहां पे लैक ऑफ कॉन्स्टेंसी बीमारी है। ये तो अच्छी चीजें लिख रहा है। इमोबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट तो कंपनी के लिए बढ़िया है, एक्सपीरियंस लोग टिके रहेंगे, काम को जानते होंगे। लॉन्ग टर्म विजन है, अच्छी चीज है। हाई डिग्री ऑफ कॉन्स्टेंसी कंपनी को चाहिए स्टेबल रहने के लिए, ये तीनों उल्टा लिख दिया। इमोबिलिटी सही चीज है, लॉन्ग टर्म सही चीज है, हाई डिग्री सही चीज है, तो ये बीमारी थोड़ी है। ये तो कह रहा है बीमारी क्या है, वेरिएशन को ना समझना। अगर कोई बदलाव आ रहे हैं, आसपास में कोई चेंज आ रहे हैं और उसमें समझने में कमी होना, कि वेरिएशन को समझने में कैपेबल ना होना, ये बीमारी है। तो डेमिंग डिजीज कौन सी है इसमें से वो बताना है। 7 बीमारियां हैं, उनमें से कौन सी है बताओ। तो ए लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, वेरिएशन, चेंज को एक्सेप्ट ना, चेंज को समझ ना पाना। नोकिया जैसी बड़ी कंपनी एक झटके में मार्केट से बाहर हो गई क्योंकि उसका मैनेजमेंट बदलाव को समझ नहीं पाया, एंड्रॉयड ने झटके में बाहर कर दिया उसको मार्केट से। ये 1 सिग्मा लिमिट ये अलग कोई टॉपिक है, कुछ चार्ट वार्ट का पूछ रहा है, ये आउट ऑफ कंट्रोल प्रोसेस। हाँ ये बताओ, क्वालिटी कंट्रोल देखो कितनी बार क्वेश्चन आ गया इस पर, कितनी बार पूछ लिया है। तो कौन क्वालिटी कंट्रोल मेथड नहीं है, इसमें से कौन क्वालिटी कंट्रोल मेथड नहीं है, बता लोगे, सिंपल क्वेश्चन है। क्वालिटी कंट्रोल मेथड नहीं है ये बताना है। इंस्पेक्शन करना क्वालिटी कंट्रोल में आता है, टेस्टिंग करना, सैंपलिंग, ये सब आता है। लोडिंग वर्ड नहीं है क्वालिटी कंट्रोल में, लोडिंग शब्द नहीं पढ़ा आपने। इंस्पेक्शन, टेस्टिंग ये सब तो है, सैंपलिंग ये भी है। सैंपलिंग तो पिछली बार भी पेपर में कई बार पढ़ चुके हो, पिछले पेपरों में भी कई बार पढ़ चुके हो सैंपलिंग। लोडिंग नहीं है, क्वालिटी कंट्रोल मेथड नहीं है। बिजनेस इश्यूज में रिस्पॉन्सिवनेस इन कमर्शियल परफॉर्मेंस, इसमें से कौन रिस्पॉन्सिवनेस है बिजनेस इश्यूज में कमर्शियल परफॉर्मेंस में। कोटेशन
रिस्पॉन्सिवनेस है बिजनेस इश्यूज में, कमर्शियल परफॉर्मेंस के लिए कोटेशन, पहले से कोटेशन मंगा लेना, सारा हिसाब किताब लगा लेना, फायदा नुकसान जोड़ लेना, कोटेशन। कमर्शियल परफॉर्मेंस के लिए कोटेशन जरूरी है, उसी से आप हिसाब किताब लगा पाओगे। ये पार्ट डायमेंशन वगैरह पता नहीं क्या पूछा है, मेजर्ड ऑब्जर्वेशन कुछ और है ये क्वेश्चन बताओ, ये पीछे भी आ चुका है, रिपीट है। टीक्यूएम के बारे में देखो फिर क्वेश्चन आया है, पीछे पढ़ चुके हो, बोलो कोई हिंट विंट नहीं, पढ़ा चुके हैं, बताओ सेम क्वेश्चन पढ़ चुके हो, पीछे रिपीट किया है। Which one of the following unique characteristic of the construction process make TQM difficult to implement? TQM implementation में difficulty क्या कारण से है? कंस्ट्रक्शन प्रोसेस में TQM को हम अप्लाई नहीं कर पाते, उसको इंप्लीमेंट करने में क्या दिक्कत आती है? कंस्ट्रक्शन प्रोसेस में TQM इंप्लीमेंट करने में क्या डिफिकल्टी है, क्यों परेशानी है कंस्ट्रक्शन वाले में? सेम क्वेश्चन पढ़ चुके हो भाई। क्योंकि कंस्ट्रक्शन प्रोसेस रिलेटिवली शॉर्ट ड्यूरेशन के होते हैं, टीक्यूएम ज्यादातर वहां अप्लाई किया जाएगा जहां लॉन्ग ड्यूरेशन हो, तो कंस्ट्रक्शन प्रोसेस में इंप्लीमेंटेशन में दिक्कत आती है टीक्यूएम के। 95 का ए सही है सभी का आंसर। अब सेम क्वेश्चन भी नहीं करोगे तो कैसे यार, सेम चीज पढ़ चुके हो पीछे। परेटो डायग्राम, परेटो डायग्राम के बारे में क्या बात सही है? एक वो भी तो पढ़ते हो, परेटो प्रिंसिपल, एक परेटो प्रिंसिपल भी पढ़ते हो, ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। परेटो प्रिंसिपल को हम 80-20 प्रिंसिपल भी कहते हैं, इसको हम 80-20 प्रिंसिपल भी कहते हैं। मतलब 20% कॉजेस रिजल्ट्स, 80% कंसेक्वेंसेस। 20% चीजें 80% रिजल्ट का कारण होती हैं। 20% का कॉजेस 80% कंसेक्वेंस देते हैं। मतलब 20% प्रयास आप कर रहे हैं, 80% आपको आउटपुट मिल रहा है, ऐसे समझो कि 20% कॉज 80% कंसेक्वेंस देता है। परेटो सिद्धांत 80-20 प्रिंसिपल भी कहते हैं इसको। 20% चीजों का नतीजा 80% रिजल्ट है, 20% चीजों का नतीजा 80% कंसेक्वेंस है, तो 80-20 प्रिंसिपल भी कहते हैं, परेटो प्रिंसिपल भी कहते हैं, पढ़ा हुआ ये भी। परेटो डायग्राम पूछा है यहां पर इन्होंने, सीक्वेंस बताना है कौन सा स्टेप कंस्ट्रक्शन में, परेटो डायग्राम अगर आपको ड्रॉ करना है तो क्या स्टेप फॉलो करेंगे? डिटरमाइन हाउ रिलेटिव इंपॉर्टेंस इज टू बी जज, decide on the data categorization, rank the category, plot a bar graph, compute the cumulative frequency। ये सब इंफॉर्मेशन लेकर बार ग्राफ जो बनाओगे वो तो लास्ट में ही बनाओगे, तो ये लास्ट स्टेप होना चाहिए। सब एनालिसिस करने के बाद जो ग्राफ प्लॉट करोगे तो लास्ट में आएगा, तो 4 नंबर लास्ट में होना चाहिए, 4 नंबर लास्ट स्टेप होना चाहिए। तो अब ये 2 बचे आपके पास ऑप्शन। अब पढ़ो इसके आगे, सारी इंफॉर्मेशन के बेसिस पे ग्राफ जो बनाओगे, डायग्राम जो बनाओगे वो तो लास्ट स्टेप होगा, तो 4 नंबर लास्ट में आएगा। अब बी या सी, डिसाइड ऑन द डाटा कैटेगराइजेशन, सबसे पहले ये होगा 1, डिसाइड ऑन द डाटा कैटेगराइजेशन। उसके बाद रिलेटिव इंपॉर्टेंस को समझना, रिलेटिव इंपॉर्टेंस इज टू बी जज। उसके बाद प्रायोरिटी सेट करना, कैटेगरी बनाना, कौन ज्यादा प्रायोरिटी, कौन कम इंपॉर्टेंट, कौन ज्यादा इंपॉर्टेंट। 2 1 3 2 1 3 5 4 2 1 3 5 4 सी बनेगा, 2 1 3 5 4। ये बताओ जरा, शेयर मार्केट वाला क्वेश्चन है, पहला सही है गलत है पहले ये बता दो। शेयर जो इशू किए जाते हैं ये कॉमन तरीका होता है जिससे कंपनी पैसा रेज कर लेती है। किसी कंपनी को पैसा चाहिए, वो अपने शेयर मार्केट में लाकर पैसा उठा सकते हैं, पर उतना शेयर जिन लोगों के पास चला जाएगा उतनी हिस्सेदारी उनकी हो जाएगी। कंपनी अपने शेयर को मार्केट में लाकर पैसा ले सकती है और अपने शेयर मार्केट में बेच सकती है। जिसके पास शेयर होंगे वो उतने % का हिस्सेदार हो जाएगा। एनडीटीवी का मैंने एग्जाम्पल भी दिया था, अदानी ने एक्वायर कर लिया एनडीटीवी,
50% से आज शेयर ले लिए थे। तो इशू ऑफ शेयर एक कॉमन मेथड होता है लॉन्ग टर्म के लिए पैसा उठाने के लिए मार्केट से, ट्रू, बता चुके हैं। इक्विटी शेयर होल्डर जो होता है वो रेजिडुअल ओनर होता है। रेजिडुअल का क्या मतलब है? उतने परसेंट का वही ओनर है। अदानी के पास 50% से ऊपर शेयर आ गया था तो कंपनी के मालिक बन गए वो, रेजिडुअल ओनर थोड़ी थे, एक्चुअल ओनर बन गए वो। तो रेजिडुअल ओनर नहीं, जितने परसेंट की हिस्सेदारी है उतने आप रियल ओनर हो। रेजिडुअल क्यों हो गए? 50% से ऊपर कंपनी का शेयर अगर किसी के पास चला गया तो वही कंपनी का ओनर बन जाएगा। तो ये स्टेटमेंट सही नहीं है। रेजिडुअल ओनर नहीं, वो एक्चुअल ओनर बन जाएगा उतने हिस्से का। जिसके पास जितने परसेंट शेयर आ जाएंगे उसकी उतनी हिस्सेदारी हो जाएगी कंपनी में। 50% से ऊपर क्रॉस कर गया 1% एक कंपनी तो वही मालिक बन जाएंगे वहां। एनडीटीवी में यही हुआ था। तो सी आंसर हो जाएगा इसका। रेजिडुअल वर्ड लगा दिया ना, वो गलत है। स्लिप मोड वगैरह पता नहीं क्या पूछ रहा है ये, स्लिप सिस्टम ये पता नहीं क्या है। ई गवर्नेंस, आईसीटी, ये बताओ। बैकएंड कंप्यूटराइजेशन अभी कल भी बताया था मैंने, बैकएंड कंप्यूटराइजेशन कल भी बताया था। ये बताओ क्या बनेगा? आप ही बताओ, इसमें हिंट भी नहीं दे रहा हूं मैं, बता लोगे। इसके बाद 3 पेपर ईएस के और रह जाएंगे, जो सबसे ट्रिकी क्वेश्चन, नए नए टॉपिक है अलग तरीके के, लगभग आपके यहाँ कवर हो जा रहे हैं। इसके बाद हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, वो सब क्वेश्चन भी आगे कराने हैं मुझे और कराऊंगा। काफ़ी सारे आपके फोल्डर में पड़े हुए हैं और भी क्वेश्चन कराऊंगा अभी मैं उस पर। तो 2 तरह के एरिया है, एक तो ईएस रिलेटेड टॉपिक आपके एग्जाम में आ रहे हैं, एक वो हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी वगैरह वो सब आएगा। कुछ टॉपिक हैं जो ईएस में नहीं आते, सैनिटेशन वगैरह के, उनको भी ऐड करना है। तो क्वेश्चन मुझे बहुत कराने हैं, जैसे इतने क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर भी चुके। आपके फोल्डर में पहले भी कई सारे पेपर सॉल्व करा चुका हूँ, वही पड़े हुए हैं। क्वेश्चन पे हमें ज़्यादा फोकस रखना है अभी। क्वेश्चन का फायदा यह है कि रिवीजन भी इसके माध्यम से होता चलेगा, टॉपिक साथ साथ रिकॉल होते चलेंगे। मेजर ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट bear fruit only when application of IT is preceded by process reengineering. IT का यूज सही है। Initiative which save people's time, citizen time, money and effort are able to succeed even when backend computerization ना हो तो भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बात भी सही है, कल भी पढ़े हो। दोनों सही हैं, पर दोनों अलग अलग जा रही है बात। आंसर होगा बी। स्टेटमेंट दोनों सही है पर अलग अलग बात कह रहे हैं। बी आंसर होगा। Moral pluralist maintain that there are moral truth, but they do not form a body of coherent and consistent truth in a way that one find in science or mathematics. साइंस और मैथमेटिक्स में जैसे आपको बड़े क्लियर आंसर मिलते हैं, प्लूरलिस्ट क्या होते हैं? एक चीज के कई आंसर हो सकते हैं, बहुत क्लियर जवाब इस थ्योरी में नहीं मिलता। एज इट इज एथिक्स की लाइन है नोट्स की, सेम लाइन आपकी कॉपी में लिखा रखी है। तो मोरल प्लूरलिस्ट जो होते हैं वो मेंटेन करते हैं कि मोरल ट्रूथ होते तो हैं, पर वो साइंस या मैथ्स की तरह बड़ा क्लियर आंसर नहीं होता। एक सत्य के कई रास्ते हो सकते हैं, कई डायमेंशन हो सकते हैं। तो बात तो ठीक है, एज इट इज सेम लाइन कॉपी की है। मोरल ट्रूथ रियल होते हैं बट 100% वाली जैसी बात नहीं, बट पार्शियल, ये बात भी सही है। ये सही है, ये भी सही है। अब ये इससे कनेक्ट हो रहा है कि नहीं ये देखना पड़ेगा, पढ़ो उसको 2-3 बार। हालांकि दोनों स्टेटमेंट क्लोज हैं। मोरल प्लूरलिस्ट मेंटेन दैट देयर आर मोरल ट्रूथ बट दे डू नॉट फॉर्म अ बॉडी ऑफ कोहेरेंट कंसिस्टेंट इन द वे दैट वन फाइंड साइंस और मैथमेटिक्स बिकॉज मोरल ट्रूथ आर रियल बट पार्शियल। अब ये इससे कनेक्ट होता हुआ भी लग रहा है, अलग भी जा रहा है, दोनों तरह से लग रहा है ये। अब बनाने वाले के ऊपर उसने क्या दिमाग में रखा है, इसमें ए भी सही लग रहा है। ये कह रहा है कि मोरल प्लूरलिस्ट ये कहते हैं कि मोरल ट्रूथ सही में पाए जाते हैं, सही में होते हैं, पर वो मैथ्स या साइंस की तरह नहीं होते कि एक बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर डेसिमल में आ रहा है बिल्कुल करेक्ट वो, क्योंकि मोरल ट्रूथ रियल चीज है पर वो पार्शियल चीज है। ठीक, तो स्टेटमेंट ये भी सही है, ये भी सही है। अब या तो ए लगाओगे या बी लगाओगे, अब या तो ए लगाओगे या बी लगाओगे। अब इससे मिक्स भी हो रहा है ये, तो इसको सीधे ये पढ़ लेते हैं, मोरल ट्रूथ होते हैं पर साइंस या मैथमेटिक्स की तरह नहीं होते, क्योंकि मोरल ट्रूथ रियल है पर पार्शियल है। थोड़ा सा अलग लग रहा है मुझे, ये थोड़ा सा अलग जाता हुआ लग रहा है। स्टेटमेंट दोनों मर्ज हो रहे हैं और बहुत क्लोज मामला है, पर 2-3 बार रीड करने में ये थोड़ा अलग लग रहा है देखने में, कि मोरल ट्रूथ होते हैं पर साइंस और मैथमेटिक्स की तरह नहीं चलता मामला यहाँ, क्योंकि मोरल ट्रूथ रियल होते हैं पर पार्शियल होते हैं।
तो अब बनाने वाले पे ए दे दे या बी दे दे, दोनों ही बहुत क्लोज मामला है। अगर इसमें यूपीएससी ने जो दिया है वो बी दिया है, अब समझने वाले को वो चीज समझ आई कि नहीं, पर ए अगर लगा रहे हैं तो भी बहुत क्लोज पिक्चर है। इस तरह के क्वेश्चन में फंसती है बात। अब टीचर स्टूडेंट कोई भी लगाए या पेपर बनाने वाला, उसको खुद भी क्लैरिटी नहीं है वो क्या कर, क्योंकि स्टेटमेंट मर्ज भी हो रहे हैं दोनों। भाई ये कह रहा है मोरल प्लुरलिस्ट जो है मोरल ट्रूथ होते हैं, पर साइंस मैथ्स की तरह नहीं, क्योंकि मोरल ट्रूथ रियल में पाए तो जाते हैं पर पार्शियल नेचर के होते हैं। तो अभी बनाने वाले के ऊपर वो क्या दिमाग में रख के कर रहा है इसको, उन्होंने फिलहाल बी माना है यूपीएससी ने। ए वाला भी ठीक लग रहा है मुझे। हरिओम तिवारी, ऐसी बेवकूफ़ी की बात कर रहे हो, यूपीपीएससी ए की बात कर रहे हो, तुम्हारे कम से कम इतने सारे सब्जेक्ट यहीं से मिक्स हो रहे हैं, यहीं से कनेक्ट हो रहे हैं, तो क्या इन पेपर को नहीं कराना चाहिए? मुझे तुम एक जवाब दे दो। ये 22 में से तुम्हारे मेजॉरिटी सब्जेक्ट इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड वाले यहीं से कॉपी हो रहे हैं, यहीं से उठाए हैं, वो दिखने में 7-8 सब्जेक्ट हैं जबकि ओवरऑल ज़्यादा हैं। क्या इनको नहीं कराया जाए? इससे रिलेवेंट पेपर कौन सा मिलेगा तुमको, बताओ मुझे, कि जहां पे अच्छे क्वेश्चन हो, एक लेवल ऊपर के भी हो और लगभग एरिया भी कवर करता हो। तुम मुझे खाली इतना जवाब दे दो, इसको कराने की जरूरत है या नहीं है, या इससे रिलेवेंट कोई सोर्स ढूंढ के बताओ तो बताओ। किसी ने कोई किताब निकाली होगी तो जबरदस्ती गूगल से कॉपी पेस्ट किया होगा, जब 50 गलतियां होंगी। ये यूपीएससी का ही है, सिलेबस भी वही है और क्वेश्चन भी अच्छे लेवल के हैं, एक एक क्वेश्चन पर डिस्कस भी कर रहे हैं। इससे भी कोई तकलीफ है, कोई दिक्कत है इससे? क्वालिटी सर्कल कितनी बार क्वेश्चन आ गया, टीक्यूएम, ये फिर आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिलेंगे। इससे ज्यादा क्लोज कोई दूसरा पेपर नहीं है। क्वेश्चन का लेवल एक लेवल ऊपर नीचे हो जाएगा, टॉपिक घूम फिर के यही मिलेंगे, 6 सिग्मा, टीक्यूएम, टीपीएम, क्वालिटी सर्कल, इमानुअल कांट की थ्योरी, ड्यूटी एथिक्स, नॉर्मेटिव एथिक्स, यूटिलिटेरियनिज्म, यही सब आएगा एग्जाम में। पेपर इसलिए कराए जाते हैं ताकि पता लगे कि भाई टॉपिक कौन कौन से ज्यादा पूछ रहा है एग्जाम में, परेटो प्रिंसिपल। ठीक, अरे जो सब्जेक्ट ईएस वाले से लिया है उठाया ही वहीं से है। अब उसने लिखा है एथिक्स एंड वैल्यूड इन इंजीनियरिंग प्रोफेशन, ऐसे करके लिखा हुआ है, सेम लाइन ईएस के सिलेबस से लिया है। तो जब सब्जेक्ट ही वहां से मैच कर रहा है तो क्यों नहीं क्वेश्चन करोगे उसके? ईएससी के पेपर अभी 3 बचे हैं आपके, वो जब खत्म हो जाएंगे फिर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ये सब भी क्वेश्चन होंगे। फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी वगैरह के बहुत सारे पेपर आपके फोल्डर में सॉल्व पड़े हैं। मैं तो लाइव में एक बार में एक सेशन कराऊंगा, 2-3 हजार क्वेश्चन पड़े हैं जो आपके फोल्डर में सॉल्व करवा रखे हैं, और रोज बता रहा हूं कि क्वेश्चन आपके फोल्डर में पड़े हुए हैं। एक बार ओपन कर लोगे अंदाजा लग जाएगा कितने क्वेश्चन करवा रखे हैं मैंने। वीडियो लेक्चर्स में बहुत सारे करा रखे हैं। ठीक है चलो क्लास, थैंक यू। शाम वाली क्लास मैंने प्लान की तो है, कोशिश मेरी रहेगी शाम वाला भी सेशन हो जाए, आज एक पेपर और करा दूं मैं, एक बार शेड्यूल देख लीजिएगा। बस यही है कि हेल्थ थोड़ा अलाउ करे मुझे। एक पेपर शाम में भी शेड्यूल किया है मैंने, कोशिश करेंगे शाम में भी एक पेपर करेंगे। 24 तक के पेपर हैं, 2 पेपर और बचेंगे इसके बाद। ठीक है क्लास, थैंक यू। क्योंकि ईएस के पेपर नहीं कराता ना, सबके दिमाग में रहता है सर ईएस वाला क्वेश्चन ना आ जाए, ईएस वाला ना पूछ ले, और ईएससी के पेपर करा भी कोई नहीं रहा होगा। यूपीपीएससी ए वाले बैच को ईएस के पेपर करवाए भी नहीं जा रहे होंगे कहीं पर, क्योंकि डर रहता है लोगों को, क्वेश्चन इस तरह के आते हैं कि लोगों को हवा नहीं लगती। तो मैं करवा इसलिए भी रहा हूं क्योंकि करवाएगा भी कोई नहीं, और वही सिलेबस के टॉपिक आपको यहां समझ आएंगे। ठीक, क्योंकि अगर कहीं पर कोई नहीं कर रहा होगा इसको तो उसके बैक ऑफ द माइंड चल रहा होगा ईएस के क्वेश्चन ना ले ले, वहां क्वेश्चन टफ आ जाते हैं, ये दिमाग में चलता रहेगा। अगर ईएस के 8 पेपर नहीं कराएं आपको, आप खुद ही कॉन्फिडेंस फील नहीं करोगे। अब हो जा रहे हैं तो आपको आसान लग रहा होगा कि आसानी से कोई चीज मिल जा रही है, पर जब ईएस के पेपर नहीं कराए जाते तो हमेशा कितना ही पढ़ लेते, दिमाग में डाउट चलता रहता, पता नहीं क्या लेवल आ जाए, ईएस वाला ना पूछ दे। तो कर लिया ना ईएस का पेपर, अब बाकी कुछ भी आएगा उसके नीचे ही रहेगा लेवल। ठीक, ईएस के पेपर बहुत लोग छूते भी नहीं, क्वेश्चन जिस तरह के आते हैं। ठीक है चलो क्लास, थैंक यू।